हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और घर पे बैठकर बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। एनटीपीसी के एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोगों ने जो साइंस का स्टडी हम लोग साथ में कर रहे हैं, आज एक ऐसा टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जो टॉपिक हमारा लास्ट क्लास में चल रहा था वो टॉपिक था हमारा डाइजेशन। लास्ट क्लास में हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे उसका नाम था डाइजेशन। ठीक, उसका नाम था डाइजेशन। देखिए, डाइजेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था और क्या क्या रह गया था, एक थोड़ा सा क्विक रिव्यू कर लेते हैं फटाफट से, फिर हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो, डाइजेशन में क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था। तो देखो, डाइजेशन में हमने बोला था कि हम बहुत सारे ऑर्गन्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग माउथ पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने माउथ पढ़ने के लिए बोला था। माउथ में भी हम लोग क्या, टंग, जीभ, उसके अलावा टीथ, ये दोनों चीज़ें हमें माउथ में कवर करनी थी। माउथ के बाद हम लोग को क्या पढ़ना था? फूड पाइप। उसके बाद हमें पढ़ना था फूड पाइप। फूड पाइप के बाद हमारा खाना कहाँ जाता है? स्टमक में। हमारा खाना कहाँ जाता है? स्टमक में। स्टमक में हमने किस चीज़ को स्टमक में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है? हमें यहाँ पर पढ़ना है थोड़ा सा लीवर और पेनक्रियास। थोड़ा सा लीवर, थोड़ा सा लीवर का मतलब होता है लीवर का प्रॉपर फंक्शन हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना। लीवर का सिर्फ वो फंक्शन हमें यहाँ पर पढ़ना है जो डाइजेशन के लिए रिलेट कर रहा है ना, जो डाइजेशन में हेल्पफुल हो रहा है। ऐसे तो लीवर अपना ही एक बहुत बड़ा पार्ट है हम लोग, लेकिन यहाँ पर लीवर का वो वाला पार्ट पढ़ेंगे जो डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। उसके अलावा स्टमक में लीवर और पेनक्रियाज हमें पढ़ना है। स्टमक के बाद आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद हमें पढ़ना था लार्ज इंटेस्टाइन, और ये था आपका डाइजेशन का पूरा, जितने सारे ऑर्गन्स हमें पढ़ने हैं। इसके अंदर भी 3 पार्ट हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। इसके अंदर भी 3 पार्ट हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। अब माउथ में हमने जो टंग पढ़ा था, इस टंग को मैंने बोला था लिंगुआ या फिर लिंगुअल, है ना। जीभ को, टंग को साइंस में बोलते हैं लिंगुअल या फिर लिंगुआ। इस जीभ में हमने पढ़ा था कि हमारी जो टंग होती है, हमने इस तरीके से टंग के बारे में पढ़ा था, या इस पे ऐसे कर लेते हैं कि इस जीभ के ऊपर कुछ टेस्ट बर्ड होती हैं। कुछ क्या होती हैं? टेस्ट बर्ड्स होती हैं, है ना। कुछ टेस्ट बर्ड्स होती हैं, उनको क्या कहा गया था? इन टेस्ट बर्ड को क्या कहा जाता है? पैपले। इन टेस्ट बर्ड को बोला जाता है पैपले, यानी कि स्वाद कलिकाएं। यानी कि स्वाद कलिकाएं। ठीक, इनको बोला जाता है स्वाद कलिकाएं। इसके अलावा हमने टंग पर पढ़ा था कि किस तरीके से हमारी टंग पर हम लोग टेस्ट फील करते हैं, है ना। किस तरीके से हम लोग अपनी जीभ पर टेस्ट फील करते हैं। जो हमारी टंग होती है, देखो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से हम लोग सारे फंक्शंस करेंगे। माउथ के अंदर टीथ और टंग पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड अभी हम रिवाइज करेंगे। एसोफेगस होता है, फूड पाइप, देन लीवर, स्टमक, गॉल ब्लैडर, लीवर के अंदर ही हम लोग साथ में पढ़ेंगे पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और ये जो है रेक्टम, ये इसी का ही पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, है ना। हम लोग बात कर रहे हैं टंग की। देखो, हम लोग बात कर रहे हैं टंग की। हमने इस टंग में क्या पढ़ा था? इस टंग के ऊपर ये जो छोटे छोटे पोर्सेज होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? पैपले बोला जाता है। इन छोटे छोटे जो छिद्र, आप अगर मिरर के सामने खड़े होंगे और जीभ निकालकर आप गौर से देखने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको दिख जाएंगे, है ना। ये क्या होते हैं? पैपले होते हैं। ये क्या होते हैं? माइक्रोविलीज भी इनको बोला जाता है। माइक्रोविलीज भी इनको बोला जाता है। माइक्रोविलीज, छोटी छोटी माइक्रोविलीज होती है ह्यूमंस में, इनको बोला जाता है पैपले। ये क्या करते हैं? पैपले ये टेस्ट फील कराने का काम करते हैं। जो ब्रेन से मैसेज लेकर आते हैं, जाते हैं, जो नर्व्स होती हैं वो इन्हीं से कनेक्टेड होती हैं, और यहीं से जाकर हमें टेस्ट का पता चलता है। टेस्ट के बारे में मैंने बताया था। यहाँ पर जो टेस्ट होता है वो क्या होता है? स्वीट, यानी कि मीठा टेस्ट होता है। ठीक, यहाँ साइड में जो होता है ना, नमकीन टेस्ट, सॉल्टी, यहाँ पर होता है सॉल्टी, यानी कि नमक, नमकीन वाला टेस्ट यहाँ पर होता है आपका। और इसी के ऊपर यहाँ पर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यहाँ पर क्या बोला था? ये होता है आपका खट्टा। ये होता है आपका खट्टा, यानी कि सौर। ये होता है सौर। और यहाँ पर जो पार्ट होता है ये होता है आपका बिटर। ये होता है आपका बिटर।
यानी कि कड़वा, ये पार्ट होता है आपका बिटर यानी कि कड़वा। क्लियर है? अब आपने देखो मैंने यहाँ पर बोला कि होती हैं पैपलीज, और एक वर्ड और लिखवाया मैंने माइक्रोविलीज। माइक्रोविलीज क्या होती है? जीभ पर छोटे छोटे कांटे टाइप होते हैं, कांटे नहीं होते हैं। होता क्या है देखो, माइक्रोविलीज अगर आप लॉयन और टाइगर की बात करो, इनके अंदर जो माइक्रोविलीज होती है ना बहुत हार्ड होती हैं, बहुत हार्ड होती हैं। इतनी हार्ड होती हैं कि अगर लॉयन या टाइगर आपकी स्किन के ऊपर जीभ से एक बार चाट भी लेना तो शायद वहां पर रैशेज हो जाएं, है ना। वो इतनी हार्ड होती हैं जो माइक्रोविलीज होती हैं उनके टंग के ऊपर, ठीक है। ह्यूमंस में इतनी हार्ड नहीं होती हैं, बाकी एनिमल्स में भी होती हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। सबसे ज़्यादा जो लॉयन टाइगर कैट वाली फैमिली से होते हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ये 4 टेस्ट हो गया, पैपली हो गया जो टेस्ट फील कराती है। उसके अलावा हमने टंग में और क्या पढ़ा था भाई? उसके अलावा हमने टंग में पढ़ा था कि हमारी जो टंग है कनेक्टेड होती है, हमारी टंग पीछे से कनेक्टेड होती है। जहां से ये कनेक्टेड होती है लास्ट से, उसको बोलता है फ्रेनुलम, उसको बोला जाता है फ्रेनुलम, उसको बोला जाता है फ्रेनुलम, है ना, उसको बोला जाता है फ्रेनुलम। ठीक, और कौन सी बोन से कनेक्टेड होती है? कौन सी बोन से कनेक्टेड होती है? ये बोन भी मैंने बोला था हायोड, ये बोन भी मैंने बोला था आपका हायोड बोन। हायोड यानी कि थोरेसिक, हायोड भी बोल सकते हैं इसको, थोरेसिक भी बोल सकते हैं, थोरेसिक या फिर हायोड बोन, है ना। हायोड बोन कौन सी होती है? जो गले से ऊपर की तरफ को होती है थोड़ी सी, इसको बोलते हैं थोरेसिक और हायोड बोन। इस वाली बोन से कनेक्टेड होती है हमारी टंग, और जहां पर जिस एरिया पे कनेक्टेड होती है उस जगह को बुलाता है फ्रेनुलम। ठीक, टंग के बारे में हमने इतनी बात क्लियर कर ली थी। उसके बाद उसके बाद उसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे थे? उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे कि यहीं पर टंग के बाद हमने पढ़ा था कि टंग के आसपास हमारी सलाइवा बनता है। क्या बनता है? सलाइवा बनता है ना, यानी कि लार बनता है। क्या बनता है? लार बनता है। ठीक है, 3 बताए थे मैंने। सलाइवरी ग्लैंड, कहाँ पर बनता है सलाइवरा? सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड होती है जो ये सलाइवा बनाती है, जिसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो क्या होती है? 6.8 होती है। इसकी पीएच वैल्यू क्या बताई थी हमने? 6.8 होती है। ठीक है, क्या क्या होते हैं इस सलाइवरी ग्लैंड के अंदर? मैंने 3 सलाइवरी ग्लैंड बताई थी, है ना। 3 सलाइवरी ग्लैंड बताई थी, कहाँ कहाँ बताई थी ये भी क्लियर मैंने आपको कर दिया था। मेन इसका फंक्शन हम लोग क्या करे थे? सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है? एक एंजाइम बनाती है, टाइलिन, टाइलिन एंजाइम, या फिर इसी को क्या बोला जाता है? टाइलिन को ही क्या बोला जाता है? सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। ये इंजाइम्स होते हैं, और ये इंजाइम्स क्या करते हैं? ये जो इंजाइम्स हैं, ये इंजाइम्स क्या करते हैं? तो ये इंजाइम्स करते हैं किसको? स्टार्च को किस में चेंज करते हैं? माल्टोज में चेंज कर देते हैं। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। स्टार्च को किस में चेंज कर देते हैं? माल्टोज में चेंज कर देते हैं, है ना। यानी कि हमारे मुंह में सलाइवा में मिलकर जो खाना होना शुरू हुआ है, यानी कि उसका डाइजेशन जो शुरू हुआ है, वो कहाँ से शुरू हुआ है? तो याद रखना ग्लूकोज से शुरू हुआ है। जो स्टार्च से माल्टोज में चेंज हो गया, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है, ग्लूकोज नहीं, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स हैं, है ना। हम लोग फूड में 3 टाइप का फूड अपनी बॉडी में खाते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स। इन्हीं तीनों का डाइजेशन हम लोग डाइजेशन सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। तो हमारे माउथ के अंदर, हमारे माउथ में किसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है? याद रखना, तो कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन स्टार्ट हो चुका है हमारे माउथ में। अभी हमने प्रोटीन और फैट का डाइजेशन स्टार्ट नहीं किया है हमारी बॉडी ने। कहाँ से शुरू हो गया? कार्बोहाइड्रेट्स का शुरू हो गया। कहाँ से शुरू हो गया? अरे मुंह में डाला, मुंह में डालते ही टंग ने अपना क्या काम किया? वहां से सलाइवा निकला, और सलाइवा किससे मिल गया? हमारे खाने से मिल गया। अब यहाँ पर बात आती है कि खाने से मिलने से पहले, है ना, खाने को सलाइवा में मिलाने से पहले भी हमारा एक प्रोसेस होता है। वो क्या होता है? जो हम टुकड़ा तोड़कर मुंह में डालते हैं, क्या वो एज इट इज सलाइवा में मिल जाता है? नहीं, वो एज इट इज सलाइवा में नहीं मिलता है।
वो कैसे मिलता है? टुकड़ों में मिलता है। पहले उसका टुकड़ा किया जाता है। वो टुकड़े कौन करता है? तो वो टुकड़े करते हैं हमारे दांत। हम दांतों से खाने को चबाते हैं और उसको स्मॉल पीसेस में तोड़ लेते हैं। फिर वो स्मॉल पीसेस में टूटते टूटते फिर सलाइवा पे मिल जाता है और फिर एक ऐसा खाना बना देता है जो हमारी बॉडी के अंदर यानी कि हमारे फूड पाइप से होता हुआ हमारे स्टमक में जा सकता है। क्लियर है? तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दांत, टीथ, जिनको बोला जाता है दंत या फिर दांत। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं दंत यानी कि दांत। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टीथ के बारे में कि हमें टीथ के बारे में क्या पढ़ना है। क्या होता है दांत? सबको पता है, सबके पास अपने अपने दांत हैं, है ना? सबके पास अपने अपने दांत हैं, तो सबको पता है दांत होता क्या है। सबसे पहली चीज स्टडी ऑफ टीथ क्या होता है। दांत के बारे में पढ़ तो रहे हैं, स्टडी तो कर रहे हैं, है ना? इस जो साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है टीथ को, जैसे मैंने टंग को बोला था लिंगुआ, ऐसे ही क्या टीथ को भी कुछ बोला जाता है? बिल्कुल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेंटा, डेंटल करके बोला जाता है, इसीलिए, या ओडेंट। ओडोंटोलॉजी। ये जो ओडोंटो है ना, ये जो मैंने लिखा है ओडोंटो, इसको ओडेंटो के नाम से भी आपके सामने आ सकता है। ओडेंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, है ना? बुक में कैसे भी मिल सकता है, आप लोग याद रखना। ये जो ओडोंटो है या ओडेंटो है, इसी को ही साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? टीथ बोला जाता है। इसी को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? टीथ बोला जाता है। क्लियर है? इसी को क्या बोला जाता है? टीथ बोला जाता है। ओडेंटोलॉजिस्ट, है ना? डेंटिस्ट जिसको बोलते हैं, डेंटल जिसको बोलता है, कहीं पर भी इस तरीके के वर्ड्स आपके सामने आते हैं तो याद रखिएगा वो किससे रिलेटेड है? वो आपके टीथ यानी कि दांतों से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग खाने का क्या यूज करने वाले हैं? खाने का यूज मतलब कि जी दांत क्या करते हैं हमारी बॉडी में, किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं, खाने का कैसे कैसे। ये तो सिंपल सी बात है कि बस मुंह में डाला, दांतों ने चबाया और काम खत्म। इसमें इतना क्या स्टडी है? देखिए दांतों के बारे में आपको स्टडी क्या करनी है, दांतों के बारे में क्या मेन स्टडी है जो हमें पढ़नी है। जो हमारी मुंह में दांतों की अरेंजमेंट आपने देखी है, आगे वाले दांत अलग तरीके के, पीछे वाले दांत अलग तरीके के। इससे पीछे वाले यहाँ पर जो दांत होते हैं वो चौड़े चौड़े होते हैं, है ना? क्यों ऐसा क्या है कि चौड़े दांत यहाँ पर हैं, चौड़े दांत आगे क्यों नहीं है, पैने दांत पीछे क्यों नहीं है ना? इन सभी को एक सीक्वेंस में लगाया गया है। किस तरीके से लगाया? सीक्वेंस में लगाया गया है। तो उन्हीं को क्या बोला जाता है? देखो, अरेंजमेंट ऑफ टीथ, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन जॉ, इन जॉ। जॉ क्या होता है? जॉ होता है हमारा मसूड़े, नॉट मसूड़े, सॉरी, जबड़े। जो हमारा जबड़ा होता है ना? दांत हमारे जबड़े में तो लगे, जो मसूड़े हैं उसके अंदर फिट होते हैं, और वो मसूड़े कहाँ बने हुए? हमारे जबड़े में बने हुए। तो अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन जॉ इज कॉल्ड, यानी कि यहाँ पर मैं एक टर्म लिखने वाली हूँ, इसका मतलब कि हमारे जबड़े में दांतों की जो अरेंजमेंट होती है वो किस चीज में आता है? उसी को बोला जाता है क्या? डेंटिशन। उनको बोला जाता है डेंटिशन, दंत विन्यास, उसको बोला जाता है डेंटिशन। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? डेंटिशन। आपके सामने है कि डेंटिशन वर्ड का मतलब है, तो देखो डेंटल से पता चल रहा है, डेंट आ रहा है, तो टीथ। डेंटिशन, हमारे दांतों में किस तरीके से अरेंज किए गए हैं दांत, हम दांतों में मतलब हमारे मुंह में किस तरीके से अरेंज किया है। जबड़ों में धंसा तो दिए हैं, ऐसी थोड़ी उटपटांग तरीके से धंसा दिए हैं। सीक्वेंस एक तरीका है, किस तरीके से लगे हैं उस चीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इस डेंटिशन के अंदर भी हमें क्या पढ़ना है? अब दो तीन चीजें पढ़नी है। क्या पढ़नी है? सबसे पहली चीज क्या होता है? एक तो ये याद रखना, आगे पढ़ते हैं उसको। सबसे पहला क्या है डेंटिशन के अंदर आपको जो स्टडी करनी है या जिसके बारे में पढ़ रहा है? सबसे पहला है आपका हेट्रोडोंट। सबसे पहला है आपका हेट्रोडोंट। सबसे पहला पढ़ना है हमें इस डेंटिशन के अंदर, हेट्रोडोंट डेंटिशन। क्योंकि अरेंजमेंट सिंपल थोड़ी है,
अलग अलग तरीके की है। हेट्रोडोन डेंटिशन, हेट्रोडोन को बोला जाता है विषम दंती, इस हेट्रोडोन को बोला जाता है विषम दंती, इसको बोला जाता है बच्चे विषम दंती। इसके अंदर क्या है जो हमें पढ़ना है, इसके अंदर क्या है भाई ऐसा जो हमें पढ़ना है? विषम, विषम का मतलब होता है अलग अलग, दंती यानी कि दांत, अलग अलग तरीके के दांत। हेट्रोडेंटिशन का मतलब होता है हमारे माउथ के अंदर आपको अलग अलग तरीके के दांत दिखाई देंगे। कौन कौन से अलग अलग तरीके के दांत दिखाई देते हैं भाई? 4 तरीके के दांत हैं जो हमें अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। 4 तरीके के, कौन से? इंसीजर, कैनाइन, मोलर एंड प्रीमोलर। मोलर एंड प्रीमोलर, ये 4 तरीके के टाइप के दांत हैं जो हमें हमारी मुंह के अंदर दिखाई देते हैं। ठीक है, अब कौन से क्या होते हैं? देखो, इंसीजर को बोला जाता है हिंदी में कृतंद, ठीक, कैनाइन को बोला जाता है रदंक, रदंक। मोलर को बोला जाता है चवर्णक। आप एक काम करो, प्री मोलर ऊपर लिखेंगे और मोलर नीचे। क्यों? क्योंकि प्री मोलर पहले आते हैं जब अरेंजमेंट किया जाता है ना इनका। प्री मोलर और मोलर, प्री मोलर को बोला जाता है अर्धचवर्ण, प्री मोलर को बोला जाता है, मोलर को बोला जाता है चवर्णक, और इसको बोला जाता है अग्र चवर्णक, चवर्णक और अग्र चवर्णक। ठीक है, ये 4 तरीके के दांत हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। अब आप बोलोगे जी कौन कौन से कैसे कैसे होते हैं, समझ ही नहीं आ रहा है, ये क्या आप पहली बार दांतों के बारे में पढ़ रहे हैं? इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर होता क्या है? देखो, हमारे मुंह में जो दांत होते हैं ना, वो इस तरीके से होते हैं। वो कैसे होते हैं? इस तरीके के दांत होते हैं। सबके मुंह में ऐसे ही दांत होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये अलग के हैं, ये अलग इंसान के अलग, सबके। पहला है इंसीजर, इस तरीके का होता है। कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, यही 4 मैंने आपको बताए हैं, यही 4 सीक्वेंस में होते हैं। सबसे आगे होते हैं इंसीजर, इंसीजर के कॉर्नर्स पर होते हैं कैनाइन, कैनाइन के कॉर्नर्स पर होते हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर के लास्ट में सबसे कॉर्नर पीछे वाले जो दांत होते हैं वो होते हैं हमारे मोलर। देखो, इंसीजर कितने होते हैं, है ना? अब आपको ये भी याद रखना है कि टोटल 32 दांत होते हैं, ये तो पता ही है सबको, है ना, कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टीथ होते हैं वो कितने होते हैं? 32 होते हैं। 32 भी कैसे होते हैं? क्या इनका भी कोई नंबर है? बिल्कुल है। इंसीजर कितने होते हैं, कैसे नहीं होते हैं, वो हमें देखना है। इंसीजर की संख्या कौन कितनी होती है? 8। इंसीजर की संख्या कितनी होती है? 8। अब आपने देखा होगा, देखिए, अब आपने थोड़ा सा, हमारे जो जबड़े होते हैं, एक जबड़ा ऊपर होता है और एक जबड़ा नीचे होता है, एक जबड़ा ऊपर होता है और एक जबड़ा नीचे होता है ना? अब मैम ऐसे क्यों बता रही हैं कि जी एक जबड़ा ऊपर होता है एक जबड़ा नीचे होता है? अब देखो, ये जो इंसीजर हैं, 8 इंसीजर मैंने बताया, 8 में से एक, या ऐसे इस हिसाब से तो ये छोटा पड़ जाएगा, 8 में से 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये जो 4 मैंने आपको बताए ये इंसीजर हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे, टोटल हो गए 8, टोटल हो गए 8। अब बात आती है कैनाइन की। कैनाइन कितने होते हैं जी? 4 होते हैं। कैनाइन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? 2 ऊपर और 2 नीचे, 2 ऊपर और 2 नीचे, ग्रीन कलर से कैनाइन हो गया। ठीक है, अब येलो कलर से प्रीमोलर ले लेते हैं। ठीक है, प्रीमोलर कितने होते हैं? तो जी प्रीमोलर भी कितने होते हैं? 8 होते हैं। प्रीमोलर भी कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 कहाँ होंगे? 4 ऊपर और 4 नीचे, है ना? प्रीमोलर 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4, 4 ऊपर और 4 नीचे। ठीक है, हो गए 8। अब एक लास्ट बचता है हमारा मोलर। मोलर कितने होते हैं जी? 12 होते हैं। मोलर कितने होते हैं? 12 होते हैं। कैसे? 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ। ठीक है, तो ये कैसे हो गए? मोलर हो गए। व्हाइट कलर इंसीजर में 8, कैनाइन 4, 2 ऊपर 2 नीचे, प्रीमोलर 8, 4 ऊपर 4 नीचे, मोलर 12, 6 ऊपर और 6 नीचे। टोटल इन सबको अगर आप टोटल करोगे तो कितने दंत बैठेंगे? 12। ये कितना हो गया? 12 और 8 20, 20 और 8 28, 28 और 4 32। टोटल कितने दांत हो गए आपके? 32 के 32 दांत मैंने आपको काउंट करा दिए कि कौन कौन से 32 दांत हमारे होते हैं। इसको अगर आप अरेंजमेंट देखोगे तो इस तरीके से देखिए, ये देखिए,
अपर जो, ये है आपका अपर जो, एक सेकेंड दूसरा कलर ले लेते हैं। ये है आपका अपर जो, ये है आपका अपर जो, अपर यानी कि ऊपर वाला जबड़ा, है ना, ऊपर वाला जबड़ा। ऊपर वाले जबड़े को बोलते हैं क्या, मैक्सिला। ऊपर वाले जबड़े को बोलते हैं मैक्सिला, ठीक है। हाँ, ऊपर वाले जबड़े को बोलते हैं मैक्सिला, याद रखिएगा। मैक्सिला बोलते हैं ऊपर वाले जबड़े को। नीचे वाला लोअर जो होता है इसको बोला जाता है मेंडल, इसको बोला जाता है मेंडल। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, वो क्या है, जो मेंडल नीचे वाला जबड़ा होता है ना, मेंडल जो होता है, ये होता है आपका मूवेबल, ये होता है आपका मूवेबल। और जो मैक्सिला होता है ये होता है आपका नॉन मूवेबल। कभी भी आपको याद रखना कि हमारा जबड़ा में से कौन सा वाला जबड़ा हिलता है, तो नीचे वाला जबड़ा हिलता है, ऊपर वाला जबड़ा कभी नहीं हिलता है। इसीलिए मूवेबल का मतलब होता है हिलना, ठीक है। तो नॉन मूवेबल होता है ऊपर वाला मैक्सिला और ये नीचे वाला। अब देखो, अब ध्यान से समझना, देखो लास्ट के ये वाले जो तीन हैं, ये तीन यहाँ पर और यही वाले तीन यहाँ पर, ये कौन से होते हैं, आपके मोलर होते हैं। नीचे में तीन यहाँ, है ना, सेम यहाँ पर तीन यहाँ और तीन यहाँ, ये क्या है, आपके मोलर होते हैं। कितने हो गए, 6 यहाँ पर और 6 यहाँ पर, 12 हो गए टोटल मोलर। अब आते हैं प्री मोलर। ये वाले जो दो दांत हैं, आगे वाले जो दो दांत हैं, ये नीचे वाले जबड़े में और ये ऊपर वाले जबड़े में, ये वाले जो दो दांत हैं ये कौन से हैं आपके, ये हैं प्री मोलर। 4 यहाँ 4 यहाँ, 8 हो गए आपके, बिल्कुल हो गए जी। अब कैनाइन, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, दो नीचे वाले जबड़े में, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, दो नीचे वाले जबड़े में, कितने हो गए कैनाइन जी, 4 हो गए कैनाइन, ठीक है जी। अब आते हैं इंसीजर के बारे में। ये जो नीचे के आगे के 4 दांत हैं इंसीजर, ये जो नीचे के आगे के 4 दांत हैं इंसीजर, 4 यहाँ 4 यहाँ, कितने हो गए, 8 हो गए, 8 के 8 इंसीजर। अब मैं आपको बताऊं, जब आप स्माइल करते हैं, जब भी हम हंसते हैं, कोई भी हंसता है, तो आपको आगे के जो 4 दांत दिखाई देते हैं, है ना, इनको बोला जाता है इंसीजर, इनको बोला जाता है स्माइल टीथ। इनको स्माइल टीथ भी बोला जाता है क्योंकि हंसते हुए यही वाले 4 दांत सबसे पहले दिखाई देते हैं, है ना। आगे के जो 4 दांत होते हैं, 4 ऊपर के 4 नीचे के, सबके दिखाई देते हैं और सबसे पहले बच्चे में यही 4 दांत आते हैं, ठीक है। तो ये क्या, इनको क्या बोला जाता है, इंसीजर बोला जाता है, स्माइल टीथ बोला जाता है। इसके पीछे वाले जो टीथ हैं जिनको बोला जाता है कैनाइन, है ना, जिनको बोला जाता है कैनाइन, जहां पर हम लिख रहे थे वहां पर बात करते हैं, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, देखो इंसीजर 8, कैनाइन 4, ये भी 8 और मोलर होते हैं 12, टोटल हो गए आपके 32 टीथ, टोटल हो गए आपके 32 टीथ। अब ये क्या क्या काम करते हैं भाई, ये भी जानना जरूरी है। इंसीजर क्या काम करते हैं, इंसीजर को मैंने बोला स्माइल टीथ, इंसीजर को बोला मैंने स्माइल टीथ, क्यों, क्योंकि हंसते हुए सबसे पहले दिखते हैं। इंसीजर को बोला मैंने स्माइल टीथ। इंसीजर का काम क्या होता है भाई, इंसीजर का काम क्या होता है भाई, इंसीजर का काम करना होता है कटिंग, कट करने का काम, कट यानी कि काटना। आप एप्पल लेते हैं और एप्पल को काटते हैं, तो कौन से वाले दांतों से काटते हैं, जो आगे ऊपर के 4 और नीचे के 4 ऐसे करके काटते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, वो इंसीजर का यूज किया जा रहा है। कौन से वाले दांतों का यूज किया जा रहा है, इंसीजर का यूज किया जा रहा है। क्लियर है, काटने के लिए। किसी और को भी काटते हैं, है ना, एक दूसरे को ऐसे अपने हाथ पर काट कर देखो, तो आप देखोगे कि कौन से वाले दांतों से कट किया जा रहा है, उन्हीं को बोला जाता है इंसीजर। उसके बाद आते हैं कैनाइन, यानी कि हृदंग। कैनाइन क्या होता है, ये होते हैं आपके, ये भी काटने के काम करते हैं, लेकिन इनको बोलते हैं टीयरिंग, चीरना फाड़ना, चीरना फिर फाड़ना। आपने शेर का मुंह खुला हुआ कभी देखोगे, है ना, तो आपने देखे होंगे शेर के पैने पैने दांत होते हैं, एकदम नुकीले से, है ना, एकदम नुकीले से दांत होते हैं। देखो ये हमारा जबड़ा है ऊपर वाला, और यहाँ ऐसे नुकीले से दांत होते हैं, ये छोटे होते हैं, है ना, और ये नुकीले से दांत होते हैं। ये वाले जो नुकीले दांत है ना, ये होते हैं आपके कैनाइन, यही नुकीले दांत होते हैं आपके कैनाइन, जो चीरने फाड़ने के काम करता है ना, किसी चीज को चीरने फाड़ने का काम होता है ना, तो वो इन्हीं दांतों से होता है कैनाइन। और इन्हीं को बोला जाता है
और यही वाले जो दांत होते हैं ना कैनाइन वाले आपके, ये जो कैनाइन होते हैं यही यही कैनाइन होते हैं आपके सेम लोकेशन में, आई लोकेशन टीथ, सेम आई लोकेशन पर होते हैं। सेम आई लोकेशन का मतलब होता है, इनको आई टीथ भी बोला जाता है। सेम आई लोकेशन की जगह आप लिख लो इसमें आई टीथ बोला, इसको लिखो आप आई टीथ, उसी से याद हो जाएगा आपको कि आई टीथ क्या होता है। मैं बताती हूँ अभी आई टीथ क्या होता है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, ये पैने वाले जो दांत होते हैं, 4 दांत अलग और ये पैने वाले जो अलग है ना, इनको बोलते हैं कैनाइन। इन्हीं को क्या बोला जाता है, यही है कैनाइन। आई टीथ क्यों बोला मैंने इसको, भाई आंखों से क्या मतलब है, आंखों से कोई लेना देना नहीं है। ये वाले जो नुकीले वाले दांत होते हैं ना हमारे, ये आंखों का जहाँ लोकेशन होता है ना, देखो आंखों से ऐसे सीधी लाइन लेकर आओ तो आप जिन दांतों के पास आके रुकोगे ना, ये होते हैं आपके कैनाइन टीथ, ये होते हैं आपके कैनाइन टीथ। ठीक है, ये होता है आपके कैनाइन टीथ, इसीलिए इनको आई टीथ बोला जाता है, इसीलिए ही इनको आई टीथ बोला जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं प्री मोलर। नेक्स्ट होता है प्री मोलर। ये किस चीज का काम करते हैं, तो ये चबाने का काम करते हैं। ये किस चीज का काम करते हैं, तो ये चबाने का काम करते हैं। क्या चबाने का काम करते हैं ये क्या चबाने का काम करते हैं, च्यूइंग। कोई भी खाना है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में दबाना, च्यूइंग, च्यूइंग चबाना। च्यूइंग का मतलब होता है चबाना, च्यूइंग करने का काम करते हैं, चबाने का। टीयरिंग यानी कि फाड़ना, ठीक है ना, चीड़ना फाड़ना। चीड़ना और फाड़ने का काम कौन करते हैं, कैनाइन करते हैं। काटने का काम इंसीजर करते हैं। काटने का काम कौन करते हैं, इंसीजर करते हैं। क्लियर है ना। अब बात आती है मोलर जी। मोलर क्या करते हैं, मोलर च्यूइंग भी करते हैं, चबाने का भी काम करते हैं, साथ साथ मिक्सिंग का काम करते हैं, साथ साथ मिक्सिंग का काम करते हैं। मिक्सिंग का काम करते हैं, किस में मिक्सिंग करने का काम करते हैं, खाने को लार के साथ मिलाकर चबाते हैं और फिर अच्छे से वो लार में मिक्स हो जाता है, और जीभ इन सबको पूरे मुंह में घुमाती रहती है इस खाने को। देख रहे हैं आप कैसा सिस्टम है हमारे मुंह का, किस तरीके से काम करता है पूरा मुंह। हमें ऐसा लगता है बस खाना खाया, सटक लिया, हो गया हमारा काम। हमारी बॉडी किस तरीके से काम कर रही है, कितने अच्छे तरीके से काम करती है ना। आज उस चीज़ को हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमारे मुंह के अंदर किस तरीके से, कितने बढ़िया तरीके से सिस्टम बनाया गया है। एक एक दांत का काम बताया गया है कि एक एक दांत क्या काम करता है भाई। ठीक है, तो ये क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हम लोग पढ़ रहे हैं डेंटिशन। दंत विन्यास के अंदर जो पहला दंत विन्यास है वो क्या है, हेट्रोडोन डेंटिशन। हेट्रोडोन डेंटिशन के अंदर 4 प्रकार के दांत हमने पढ़े, इंसीजर, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर। सबको मिलाकर टोटल कितने दांत हो गए जी, 32 दांत हो गए, 32। ठीक है, कौन से दांत क्या काम करते हैं वो भी हमारा क्लियर हो गया। क्लियर है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। यहाँ तो हमने खाली हेट्रोडोंट डेंटिशन के बारे में पढ़ा, क्या और भी चीज़ हमें पढ़नी है, बिल्कुल पढ़नी है। क्या पढ़नी है, तो जी देखो हम लोग पढ़ रहे हैं डेंटिशन के बारे में, है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं डेंटिशन यानी कि दंत विन्यास के बारे में। ठीक, इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हेट्रोडेंट, हेट्रोडोंट डेंटिशन, जिसमें हमने पढ़ा विषम दंती, जिसमें हमने पढ़ा विषम दंती। सेकंड अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। अब हेट्रोडेंटी में हमने 4 तरीके के दंत हमने पढ़ लिए। अब 4 तरीके के दंत के बाद क्या और भी कुछ पढ़ना है, इसमें हमने 4 तरीके से पढ़े थे, 1 2 3 और 4। ठीक, अब हमको क्या पढ़ना है, अब हमको पढ़ना है कि दांतों में 4 तरीके के दांत हो गए, खाना पीना सब कुछ हो गया। अब क्या बचा इसमें, डाइफोडोंट। एक होता है डाइफोडोंट, डाइफोडोंट डेंटिशन। डाइफोडोंट डेंटिशन क्या होता है, डाइफोडोंट से आपको डाई, डाई का मतलब ही क्या होता है, दुई, यानी कि दुई बार, दुई बार डाइफोडोंट डेंटिशन, डाइफोडोंट, डाइफो जो वर्ड है ना, डाई का मतलब ये होता है 2, डाइफा बार यानी कि दुई बार दंती। अब दुई बार दंती क्या है भाई, अब आप सोचोगे अरे मैडम ये क्या है दुई बार दंती। दुई बार का मतलब है 2 बार दांत आना, दुई बार का मतलब है 2 बार दांत आना। अब देखो यहाँ पर जो हमने पढ़ा था, इसको ना मैं लिख ही देती हूँ ताकि आपका ये भी क्लियर हो जाए।
यहाँ हमने पढ़ा था इंसीजर, इंसीजर, कैनाइन, है ना, प्रीमोलर, और ये है मोलर। ये मैंने दोबारा इसलिए लिख दिया क्योंकि अब हमें ये डाइफोडोंट में भी समझने की जरूरत है। डाइफोडोंट का क्या मतलब है? डाइफोडोंट का मतलब है हमारे जो टीथ हैं वो 2 बार आते हैं। कौन कौन से जी? पहला पहला तो होता है टेम्परेरी, टेम्परेरी टीथ, जिनको हम बोलते हैं मिल्क टीथ, जिनको हम लोग बोलते हैं मिल्क टीथ, दूध के दांत, है ना। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका परमानेंट, परमानेंट टीथ। दूसरा होता है आपका परमानेंट टीथ। अब आपको पढ़ना है इसमें से कौन से दूध के दांत होते हैं और कौन से परमानेंट होते हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कौन से दूध के दांत होते हैं और जी कौन से परमानेंट टीथ होते हैं, क्योंकि ये भी तो अलग अलग होते हैं, है ना, ये भी तो अलग अलग होते हैं। कौन से क्या होते हैं अब हमें उसके बारे में पढ़ना है। देखो, आपके दूध के दांत क्या होते हैं? जो मिल्क टीथ होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं टोटल 32, और जो मिल्क टीथ होते हैं वो होते हैं आपके 20, है ना। ये 6 साल, 6 ईयर्स, 6 ईयर्स तक आते हैं। 6 महीने में निकलने शुरू होते हैं बच्चे के, और 6 साल तक सारे मिल्क टीथ आ जाते हैं। और 6 साल तक आने के बाद आपने देखा होगा सभी बच्चों के और हमारे अपने भी दांत टूट जाते थे और दोबारा आ जाते थे, है ना। तो दूध के दांत सबके आते हैं, टूटते हैं, और उसके बाद फिर दोबारा से जो आते हैं वो होते हैं आपके परमानेंट टीथ। तो जो हमारे दूध के दांत आते हैं वो सिर्फ 20 आते हैं। पहले जब हम बचपन से धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हमारे सिर्फ 20 दांत होते हैं। वो 20 दांत कौन कौन से होते हैं आपको वो ध्यान रखना है। सबसे पहले इंसीजर, वो होते हैं आपके 8, कैनाइन वो होते हैं 4। ये तो पूरे पूरे निकलते हैं, 8 इंसीजर परमानेंट में भी और कैनाइन में 4 के 4, ये तो दोनों में ही निकलते हैं पूरे पूरे। प्रीमोलर हमारे बचपन में निकलते ही नहीं है। और मोलर भी कितने होते हैं? मोलर भी जी होते हैं 8। मोलर भी 12 के 12 नहीं निकलते, सिर्फ 8 निकलते हैं। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 20, टोटल हो गए 20। याद रखना ये जो 20 हैं ये हैं आपके मिल्क टीथ। ये जो हमने बात करी है यहाँ पर, ये हमने बात करी है मिल्क टीथ की, है ना। और इससे पहले जो परमानेंट टीथ थे, जो परमानेंट टीथ थे वो कौन से थे? वो थे 8 ये, ठीक, 4 ये, फिर 8 ये और 12 ये मोलर। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए आपके 32। टोटल आ गए हो गए आपके 32। ये थे आपके मिल्क टीथ और ये हैं आपके परमानेंट। मिल्क टीथ कितने होते हैं? 12। परमानेंट कितने होते हैं? 32। अब कौन से वाले टीथ हैं जो मिल्क टीथ नहीं होते हैं? तो याद रखना प्रीमोलर होते हैं जो मिल्क टीथ नहीं होते हैं। यानी कि जब मिल्क टीथ निकलते हैं बचपन में हमारे प्रीमोलर निकलते ही नहीं है। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, ऐसे कितने टीथ हैं जो लाइफ में 2 बार आते हैं, है ना। 2 बार आने वाले कितने टीथ होते हैं? एक तो हो गया इंसीजर, वहां की जगह चलो मैं यही लिख देती हूँ, है ना। 8 तो ये हो गए। एक बार निकला कब? मिल्क टीथ के रूप में, फिर निकला परमानेंट टीथ के रूप में, 8 ये हो गए। सेम ऐसे ही कैनाइन, 4 निकले मिल्क टीथ के रूप में, वो टूट गए, फिर 4 दोबारा आ गए, तो ये 2 बार आ गए। प्रीमोलर एक ही बार आते हैं, है ना, तो ये हो गए 0। प्रीमोलर एक ही बार आते हैं। मोलर 8 ये वाले, और जब 12 दोबारा निकलते हैं तो उसमें 8 फिर से दोबारा काउंट होते हैं, तो 8 ये, है ना। ये ऐसे काउंट मत करो, इनको ऐसे करते हैं। हो गए ना। ये 8 ये 8 ये 4। अच्छा, ये तो आप लोग ऐसे लिखो, ये तो 2 बार आने वाले टीथ मिल्क टीथ के अंदर काउंट ही हो गए ना। आप ऐसे लिखो, ऐसे कौन से टीथ हैं जो केवल एक बार होते हैं, एक बार आते हैं, ओनली वन टाइम, ओनली वन टाइम आने वाले टीथ कौन से? इंसीजर पहले भी निकले थे दोबारा आ गए, ये तो नहीं है। कैनाइन पहले भी निकले थे अब भी निकल गए, ये भी नहीं है, 2 बार निकले। प्रीमोलर 8, 8 प्रीमोलर, ये वाले जो टीथ है ना प्रीमोलर, ये सिर्फ एक ही बार आते हैं,
प्रीमोलर हमारे मिल्क टीथ में काउंट नहीं होते, जब परमानेंट टीथ निकलते हैं ना तब एक ही बार आते हैं ये 8 के 8 टीथ, ठीक है। उसके अलावा देखो मोलर में 8 टीथ पहले आ गए, तो फिर दोबारा 12 टीथ में से 8 तो पहले काउंट हो चुके हैं। काउंट का मतलब है 12 में से 8 टीथ, तो 8 दांत तो वो हैं जो पहले ऑलरेडी आए थे, टूट के दोबारा आ गए, है ना। अब यहाँ पर 4 दांत जो हैं वो ऐसे हैं जो सिर्फ दूसरी बारी में आए हैं, पहले बारी में नहीं आए हैं, तो टोटल कितने हो गए 12। अब आप ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन में एग्जाम में ये पूछा जाएगा कितने टीथ ऐसे होते हैं जो 2 बार निकलते हैं, तो 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार निकलते हैं, है ना। 20 दांत ऐसे हैं जो पूरी लाइफ में 2 बार निकलते हैं, ठीक है। पहले मिल्क टीथ के रूप में, और फिर जब सारे के सारे मिल्क टीथ टूट जाते हैं फिर परमानेंट टीथ के रूप में। पहले तो वही जो मिल्क टीथ टूटे हैं वो दोबारा आएंगे, और जो प्रीमोलर नहीं आए थे वो आते, ठीक है। तो 2 बार कौन से आए जो मिल्क टीथ होते हैं, 20 टोटल होते हैं 20। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे कितने दांत हैं जो सिर्फ पूरे जीवन काल में एक ही बार निकलते हैं, वो होते हैं 12। वो होते हैं 12, जिसमें से 8 प्रीमोलर, क्योंकि वो पहले निकले ही नहीं थे, सिर्फ परमानेंट टीथ के रूप में एक ही बार निकलते हैं, और दूसरा 12 में से 4 मोलर वाले वो जो पहले नहीं निकले थे अब निकले। क्लियर है। दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से समझ लेना। 20 और 12, 20 दांत 2 बार निकलते हैं पूरी जीवन काल में, और पूरे जीवन काल में 12 दांत ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही बार निकलते हैं, ठीक है। तो हो गए टोटल आपके 32 दांत। अब इस 32 दांत में दिमाग में ये भी रखना कि इन 32 दांतों के अंदर, इन टोटल 32 दांतों के अंदर ना हमारे 4 जो टीथ होते हैं वो होते हैं विजडम टीथ। जो 4 टीथ होते हैं ना हमारे वो होते हैं विजडम। अब आप बोलोगे जी विजडम टीथ क्या होते हैं, तो आपने देखा होगा अकल दाढ़, जो अकल दाढ़ होती है, अक्कल दंत होते हैं, है ना। जो हमारे अक्कल दंत होते हैं उसको बोलते हैं अक्कल दाढ़। जो हमारे अकल, अब अकल से मतलब ऐसा नहीं है कि भाई जिसकी इसमें ज्यादा अकल है तो उसके दांत आ गए, जिसमें कम अकल है तो उसमें दांत नहीं आए हैं, ऐसा नहीं होता है ना। अकल दांत वो होते हैं जो हमारे कब आते हैं भाई, अकल दांत जो होते हैं ये जो 4, पहले तो ये याद रखना है, ये जो 4 होते हैं ये कौन से वाले होते हैं, ये मोलर वाले होते हैं। ये जो 4 अकल दाढ़ होते हैं ना हमारे, ये मोलर वाले ही होते हैं। ये जो अकल दाढ़ होते हैं हमारे ये मोलर वाले ही 4 होते हैं, ठीक है। ये बाद में आते हैं, आते तो हैं सभी के जीवन काल में, किसी के जल्दी आ जाते हैं किसी के बाद में आते हैं। इनको अकल दाढ़ क्यों बोला जाता है, तो ऐसा नहीं है कि किसी में कम अकल है या ज्यादा अकल है तब हमारे दांत आते हैं, नहीं। होता क्या है कि ये वाले जो टीथ हैं हमारे, ये वाले जो टीथ हैं हमारे, ये कब आते हैं, ये आते हैं हमारी आफ्टर 18 ईयर्स, आफ्टर 18 और 20 ईयर्स, 18-20 साल के बाद ये दांत हमारे आते हैं, है ना। जब पूरी तरह कल आ जाती है ना तब ये दांत आते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके दांत आते हैं उसमें कल आ गई है उसमें कल कम है, उससे लेना देना कुछ नहीं है। इसका मतलब है 18-20 साल के बाद जो हमारी एज जो आती है उसके बाद ये टीथ आते हैं। क्या काम आता है इन टीथों का, तो कुछ नहीं आता है। विजडम टीथ का कोई काम नहीं है हमारी बॉडी के अंदर। ये आते हैं, हमें तकलीफ देते हैं और चले जाते हैं। इनके आने से जी तकलीफ क्यों होती है, तो देखो सीधी सी बात है, तकलीफ तो होगी ना। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके जो ऑर्गन्स होते हैं बहुत ही नाजुक होते हैं। इवन जो उनके मसूड़े होते हैं ना वो बहुत नाजुक होते हैं। आपने देखा होगा जब बच्चे के दांत आते हैं तो बच्चा बड़ा परेशान करता है। किसी बच्चे को बुखार चढ़ जाता है, फीवर चढ़ जाता है, ऐसा होता है ना, तो वो क्या होता है भाई, मसूड़ों की खाल फाड़ के दांत बाहर आ रहा है, तो तकलीफ तो होगी ही। जब बच्चे को इतनी तकलीफ हो रही है जबकि उसके तो मसूड़े अभी बहुत सॉफ्ट है, बहुत नाजुक है ना। 18-20 साल में तो मसूड़े एकदम वो हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग मसूड़ों की मसल्स को फाड़ के उसमें से दांत निकल रहा है तो तकलीफ तो देगा ही देगा, है ना। 1-2 दिन फीवर भी चढ़ जाता है हमारा, कुछ खाया नहीं जाता है ना। ये सबके साथ होता है ना। तो कुछ नहीं करते हैं विजडम टीथ, बस आते हैं हमारी बॉडी में, हमें तकलीफ देते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। आते हैं तकलीफ देने के लिए और तकलीफ दे के चले जाते हैं। आते ज़रूर हैं, किसी किसी के लेट आते हैं, किसी किसी के पहले आते हैं। और ज़रूरी नहीं है 4 दांत एक साथ ही हैं, 2 दांत अभी आ गए, 1 दांत आ गया, है ना। क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं जी अभी तो आया था कल रात, कुछ दिनों बाद में फिर से आ जाता है, तो ज़रूरी नहीं है एक ही बार आते हैं वो, या तो एक साथ चारों आ जाएंगे,
है ना, फिर दोबारा नहीं आएंगे, या फिर वो आएंगे बीच बीच में, 2 आ गए 2 बाद में आ गए, ऐसा होता है ना। आते सभी के हैं, यहाँ कलडाट जरूर आती है सबकी। क्लियर है? तो ये था आपका क्या, डेंटिशन के अंदर हेट्रोडोंट और डाइफोडोंट, हेट्रोडोंट और डाइफोडोंट। अब जी और भी कुछ है इसके बारे में डाइफोडोंट के अलावा? बिल्कुल है। वो क्या है? तो देखिए, डाइफोडोंट के बाद एक और हमें पढ़ना है जिसका नाम है थिकोडोंट, थियोकोडोंट, थियोकोडोंट डेंटिशन, थियोकोडोंट, थियोकोडोंट डेंटिशन। थियोकोडोंट का क्या मतलब होता है? इसको बोलते हैं गर्त दंती, इसको बोला जाता है गर्त दंती, इसको बोला जाता है गर्त दंती। इसका क्या काम है भाई? है ना, यहाँ पर 4 अलग अलग तरीके के दांत थे, वो हमने पढ़ लिए। ठीक, यहाँ पर 2 बार दांत निकलते हैं, ये हमने पढ़ लिया। थियोकोडोंट डेंटिश के अंदर क्या पढ़ना है? गर्त दंती। इसके अंदर हमें कुछ नहीं पढ़ना है, इसके अंदर बस आपको ये याद रखना है कि जो हमारे मसूड़े होते, इसके अंदर जो टीथ होते हैं ना, टीथ किस में जुड़े हुए होते हैं? गम्स के साथ, यानी कि मसूड़ों के साथ। हमारे जो दांत होते हैं वो मसूड़ों में धसे हुए होते हैं, हमारे जो दांत हैं वो मसूड़ों में धसे हुए होते हैं। अभी आपको दिखाया था कि इसकी जगह आप ये देख लो, ये क्या है? ये मसूड़ा है हमारा, है ना, और दांत मसूड़ों के अंदर फंसे हुए हैं, धसे हुए हैं, है ना। तो वो कैसे धसे हुए हैं, वही हम किस में पढ़ रहे हैं, वही हम किस में पढ़ते हैं? थियोकोडोंट डेंटिशन के अंदर। ठीक है, थियोकोडोंट डेंटिशन के अंदर पढ़ते हैं। क्या चीज? टीथ एंड गम्स। टीथ एंड गम्स का मतलब होता है हमारे टीथ जो मसूड़ों में धसे हुए हैं, है ना, उसकी टर्म है थियोकोडोंट डेंटिशन। गर्थ का मतलब होता है धसे रहना, और टीथ कहाँ धसे हुए हैं? हमारे गम्स, यानी कि हमारे मसूड़ों में धसे हुए हैं। उसी के बारे में बस ये पढ़ना है। ठीक है, उसमें हमें कुछ नहीं पढ़ना है। मेन चीज था हमारा हेट्रोडोंट। थियोकोडोंट में बस आपको ये याद रखना है कि थियोकोडोंट किस चीज के लिए यूज किया गया है वर्ड, कि हमारे जो दांत हैं मसूड़ों के अंदर धसे हुए हैं, इस चीज के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? डेंटिशन। क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं, अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। इस चीज के बारे में देखो, इस चीज के बारे में डेंटल फॉर्मूला, कुछ डेंटल फॉर्मूलाज के बारे में हमें पढ़ना है, कुछ डेंटल फॉर्मूला के बारे में पढ़ना है। कौन से डेंटल फॉर्मूला भाई? ये क्या है? तो याद रखना, ह्यूमंस एंड मंकी का सेम ही होता है जो डेंटल फॉर्मूला होता है। ह्यूमंस का और मंकी का जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। कैसा होता है भाई डेंटल फॉर्मूला, क्या होता है? तो ये याद रखना, देखो मैंने आपको बताया था कि ये अपर जो है और ये लोअर जो है, ठीक, ऊपर वाला मसूड़ा और ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा। अब इसके अंदर क्या करना है? इसके अंदर अब हमें दांतों को फिट करना है। किस तरीके से दांतों को फिट करना है? देखो, ये तो डिवाइड हमारा है ही, ये तो हमारा डिवाइड है ना, अप और नीचे वाला। इसको हम ऐसे और डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में, है ना, इसको हम ऐसे और डिवाइड कर देते हैं, या डिवाइड बाद में कर लेंगे, चलो बड़ी दिक्कत है। इस तरीके से ये है ना। कौन कौन से टीथ हमने पढ़े हैं? तो हमने पढ़े थे इंसीजर 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ या ना, 4 इंसीजर पढ़े थे। इंसीजर के बाद हमने पढ़े थे कैनाइन। कौन से? वो जो पैने वाले टीथ होते, वो जो पैने वाले टीथ होते, ठीक। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था भाई? उसके बाद हमने पढ़े थे प्रीमोलर, 2 2 दोनों तरफ होते हैं, 2 यहाँ 2 यहाँ,
2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, है ना, और 2 यहाँ, ये हमने पढ़े थे। और फिर लास्ट में हमने पढ़ा था क्या, 4 दांत। कौन से 4 दांत हमने पढ़े थे? 4 नहीं मतलब 3 1 2 3 मोलर, 1 2 3 मोलर, है ना, 1 2 3 मोलर, और यहाँ पर ही 1 2 और 3 मोलर। ये सारे दांत हमने पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? यही सारे दांत मैंने अलग अलग कलर से इसलिए बना दिए हैं अलग अलग कलर से इसलिए बना दिए हैं ताकि आपको क्लियर रहे कि सारे दांत अलग अलग टाइप के हैं। ये अलग टाइप है, वो अलग टाइप है। अब इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूंगी। कौन से वाले 4 पार्ट में? तो देखो, ज़्यादा मोटा हो गया, थोड़ा सा पतला कर इन्हें ताकि 4 लाइंस आराम से बन जाए, एक लाइन आराम से बन जाए। यहाँ से यहाँ पर इस हिस्से में मैंने इसको हाफ कर दिया। एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है। ये मैं आपका ह्यूमन जो मंकी वाला सेम होता है ना, वो मैं आपको समझाऊंगी। बाकी 1 2 डेंटल फॉर्मूला मैं आपको सीधा लिखवा दूंगी ताकि आप एक बार समझ आएगा ना कि फॉर्मूला बनता कैसे, तो आप कोई भी फॉर्मूला अपने आप से बनाकर देख सकते हैं बहुत इजीली। ये जो मैं फॉर्मूला डेंटल फॉर्मूला आपको बता रही हूँ ह्यूमन बॉडी का, कि ह्यूमंस के अंदर किस तरीके से डेंटल फॉर्मूला बनता है। अब देखो, यहाँ पर इंसीजर कितने थे? 4। 2 यहाँ पर आ गए और 2 यहाँ पर आ गए, 2 यहाँ पर आ गए, 2 यहाँ पर आ गए, है ना। ये क्या है? इंसीजर है। तो अगर मैं बात करूं, मैं डेंटल फॉर्मूला जो है बेटा वो एक तरफ का होता है, मैं ये वाले काउंट करती चली जाऊंगी। ये क्या है? 2, है ना। या अगर मैं चारों को ऐसे लिखूं तो 2 2 2 और 2, ठीक। अगर मैं सेम कलर, एक काम करते हैं, जिस कलर के हमने लिए हैं ना, 2 2 2 और 2, ठीक, इस तरीके से हमने लिखे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस वाले 2 को ग्रीन से ही लिखते हैं क्योंकि ये इंसीजर हैं, ये हमने ग्रीन कलर यूज किया है इसके लिए। अब कैनाइन, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, है ना, यहाँ 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 पर और यहाँ पर, ठीक। अब रेड कलर से 2 प्रीमोलर यहाँ पर, 2 प्रीमोलर यहाँ पर, 2 प्रीमोलर यहाँ पर, 2 प्रीमोलर यहाँ पर, है ना, 2 2 2 2। अब लास्ट है हमारा मोलर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ। अब हमारा फॉर्मूला बनके तैयार हो चुका है और आपको पता भी नहीं चला कि डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। तो जी डेंटल फॉर्मूला होता है ह्यूमंस का 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3, है ना। 16 दांत ऊपर हैं, 16 दांत नीचे हैं। 16 दांत ऊपर है, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 16 ऊपर और 16 ही नीचे, है ना। 2 से मल्टीप्लाई का मतलब है, मैंने ये वाले दोनों लिखे, इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा, ठीक है, ये भी आ जाएगा। तो 16 ऊपर आ जाएंगे और 16 नीचे आ जाएंगे, तो टोटल हो गए 32 दांत। क्लियर है? ये मैंने कौन सा बताया था? ह्यूमन एंड मंकी के लिए जो फॉर्मूला होता है। अच्छा, ये वाला जो फॉर्मूला है ये है आपका परमानेंट टीथ का, ये है आपका परमानेंट टीथ का। अगर आपसे बोला जाए मिल्क टीथ का फॉर्मूला क्या होता है, तो भी आप बना लेंगे। कैसे बना लेंगे मिल्क टीथ का फॉर्मूला भाई? कैसे बना लेंगे? देखो, इंसीजर तो पूरे होते हैं, कैनाइन भी पूरे होते हैं, प्री मोलर तो होते ही नहीं है, और मोलर भी कितने होते हैं? 8 होते हैं। और मोलर भी कितने होते हैं भाई? 8 होते हैं, है ना। अब जो मोलर 8 होते हैं तो उसमें कैसे बनेगा? 2 2 बनेगा, तो ये बन गया ये 2 1 0 2 2 1 0 2। तो मिल्क टीथ का जो डेंटल फॉर्मूला होता है ह्यूमंस का वो ये होता है, परमानेंट टीथ का जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो वाला होता है। क्लियर है? अब आपको कुछ थोड़े से फॉर्मूलाज, वैसे तो इतना पूछता नहीं है, ह्यूमंस का ही पूछता है डेंटल फॉर्मूला, लेकिन अगर ध्यान 1 2 चीज का और रख लेना, जैसे डॉग, जैसे डॉग के टीथ का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है ना। दांत के जो कुत्ते होते हैं ना उनका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है 3 1 4 2। वो क्या होता है? 3 1 4 2 3 1 4 3 3 1 4 3। नीचे वाले जबड़ों में 2 दांत एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है, नीचे वाले जबड़ों में 2 दांत एक्स्ट्रा होते हैं। डॉग के अलावा रैट, डॉग के अलावा
रैट, देखो डॉग में टोटल 42 टीथ होते हैं, मतलब आप इसके हिसाब से आप अपने आप लगा लेना कि टोटल कितने होते हैं। रैट का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है 1003 अपॉन, यानी कि ऊपर वाले दांतों में एक तरफ 1003 और नीचे 1003 सेम होता है, ऊपर नीचे दोनों सेम होते हैं, ऊपर नीचे दोनों जगह सेम होते हैं, ठीक है। रैट के बाद आ गया ह्यूमंस का, मैंने आपको बता ही दिया, गॉट एंड काव दोनों का सेम होता है डेंटल फॉर्मूला। गाय और बकरी, गाय और बकरी दोनों का डेंटल फॉर्मूला सेम होता है, गाय और बकरी दोनों का ही डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। क्या होता है 003 0033 0033 और 3133 ठीक है। ऊपर अलग दांत होते हैं, नीचे थोड़े ज्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमंस में हो गया ना, ऊपर अलग और मतलब मिल्क टीथ में अलग और परमानेंट में अलग, ऐसे ही यहाँ पर होते हैं। डॉग का सेम, डॉग, कैट, काउ एंड गॉट, ठीक है। हाँ इतना ही याद रखना, वैसे डेंटल फॉर्मूला आपसे कम ही पूछा जाता है। ह्यूमंस का पूछा जाता है, ह्यूमंस का हम पूरा डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन का परमानेंट और वो क्या नाम है उसका, मिल्क टीथ, टेम्परेरी टीथ, दोनों का डेंटल फॉर्मूला कैसा होता है और कैसे बनता है। क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं अपने दांत के आगे वाले हिस्से पर। आगे वाला हिस्सा मतलब थोड़ा सा और इस तरीके से होता है हमारा टीथ, है ना। ये क्या है हमारा, क्या है, एक टीथ है। इसके दो पार्ट होते हैं, मतलब एक्चुअल में तीन पार्ट होते हैं। ऊपर वाला पार्ट अलग होता है, ये वाला, जहां से ये वाला पार्ट है अंदर की तरफ जा रहा है, ये वाला पार्ट अलग होता है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, जो हमारा धंसा हुआ होता है, किसमें, ये इस तरीके से, ये जो हमारा मसूड़ों में धंसा हुआ पार्ट है ना, ये वाला पार्ट अलग होता है। ये जो हमारा मसूड़े में धंसा हुआ पार्ट है, ये इस तरीके से मसूड़े में धंसा हुआ पार्ट है ना, ये पार्ट अलग होता है। तो कौन से क्या पार्ट होते हैं, अब हम थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं क्राउन, इसको बोला जाता है क्राउन पार्ट। ये हमें दिखाई देता है, जो हम लोग दांत देखते हैं ना, हमें दांत वाइटनेस जो दिखाई देती है, वो कौन सा वाला पार्ट बोला जाता है, टीथ का क्राउन वाला पार्ट बोला जाता है, ठीक है। बाहर निकला हुआ पार्ट, ये होता है बाहर निकला हुआ पार्ट, बाहर निकला हुआ पार्ट। ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं नेक पार्ट, मिडल, इसको बोलते हैं नेक पार्ट। अंदर की तरफ ऐसे जो शेप आ जाती है ना, उसको बोला जाता है मिडल भाग, यानी कि मध्य भाग, नेक पार्ट जो मध्य भाग, ठीक। लास्ट ये वाला जो हमारा धसा हुआ होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता, जो मसूड़े के अंदर वाला पार्ट है, इसको बोला जाता है रूट, इसको बोला जाता है रूट, यानी कि आधार, इसको बोला जाता है रूट। तो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा वाला पार्ट है जो आपका दिखाई नहीं देता, जो आपका मसूड़ों में धंसा रहता है, तो वो कौन सा होता है जी, रूट्स। ये होता है हमारा मसूड़ों में धंसा हुआ, मसूड़ों में धंसा हुआ जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, हमारा रूट पार्ट, ठीक है। नेक पार्ट जो ऐसे कर्व, जहां से भी कर्व होता है, नेक पार्ट वो होता है। और बाहर जो दिखा हुआ होता है वो होता है हमारा डेंट, डेंट मतलब डेंटल का वो पार्ट, क्राउन जिसको बुलाता है, जो हमें दिखाई दे रहा है वाइटनेस वाला पूरा पार्ट, ठीक है। अब आपसे ये भी पूछा जाएगा कि कौन सा वाला पार्ट है जो हमारा ब्लड्स कैपिलरीज से जुड़ा हुआ होता है, तो वो रूट वाला पार्ट है ना। ये थोड़ी ब्लड कैपिलरीज से जुड़ा होगा, ब्लड कैपिलरीज से ये वाला पार्ट जुड़ा होता है, रूट वाला पार्ट जुड़ा होता है, मसूड़ों से होता है और मसूड़ों के अंदर ही सारी ब्लड कैपिलरीज है ना। तो कौन सा वाला पार्ट है, ये है जो हमारा ब्लड कैपिलरीज से जुड़ा हुआ होता है। ये किससे जुड़ा हुआ होता है, ब्लड कैपिलरीज,
ब्लड कैपिलरी से जुड़ा होता है, नर्व्स से जुड़ा होता है ना, नसों से जुड़ा हुआ पार्ट होता है। कौन सा होता है जी? रूट्स का पार्ट होता है। क्लियर है? चलिए अब एक बार डायग्राम और देखते हैं। वो क्या डायग्राम है हमारा, देखो। ज्यादा ही अंदर हो गया। है ना, इस तरीके से ये क्या है, हमारा एक टीथ है। ये क्या है, हमारा एक टीथ है। ठीक, तो ऐसे करो। इस तरीके का पार्ट होता है। ये वाला पार्ट ना बहुत बड़ा वाला पार्ट होता है, इस तरीके से। ठीक, ये हो गया। एक और पार्ट होता है, वो कौन सा होता है? एक और पार्ट होता है, वो कौन सा होता है? इसके अंदर की साइड और भी पार्ट होता है। 3 पार्ट वैसे तो हो गए हैं, इसको इतना ही रहने दो आप, इतना ही। देखो मैंने यहाँ पर 3 पार्ट्स बनाए हैं। 3 पार्ट्स कैसे बन गए? ये पहला पार्ट, ये दूसरा वाला पार्ट, और ये जो इसके अंदर वाला पार्ट है ना, ये वाला, मैं इसको इस वाली लाइन से ड्रॉ कर देती हूँ, रेड वाली। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये 3 पार्ट हैं जो मैंने आपको बताए हैं। कौन सा वाला क्या पार्ट है, बस अब हमें ये पढ़ना है। ठीक है, देखो ये वाला जो पार्ट होता है ना हमारा, इसको बोला जाता है इनेमल। इसको बोला जाता है इनेमल। इसको बोला जाता है इनेमल। जो व्हाइट कलर का पार्ट हमें दिखाई देता है ना, इनेमल, वो होता है, ये क्या होता है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट है ह्यूमन बॉडी का। सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का। इससे ज्यादा हार्ड कुछ है नहीं बॉडी के अंदर। दांत, दांत से ज्यादा हार्ड नहीं, हड्डियां भी दांतों से ज्यादा हार्ड नहीं होती है ना। हड्डियां भी दांतों से ज्यादा हार्ड नहीं होती है, दांत सबसे ज्यादा हार्ड माना जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, इनेमल जो व्हाइट वाला पार्ट होता है सबसे हार्डेस्ट होता है, ब्राइटेस्ट। ब्राइटेस्ट, ब्राइटेस्ट सबसे चमकीला पार्ट भी इनेमल ही होता है हमारी बॉडी का। ठीक है, सबसे चमकीला पार्ट भी यही होता है हमारी बॉडी का। अब आपसे पूछा जाएगा विजिबल, विजिबल कौन सा वाला पार्ट है जो हमारे दांतों का, कौन सा वाला पार्ट दिखाई दे रहा है? तो विजिबल पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, मतलब विजिबल का मतलब है जो दिखाई दे रहा है। कौन सा पार्ट? इनेमल। कौन सा पार्ट? इनेमल पार्ट है जो हमारी दांतों का हमें दिखाई देता है। हम ऐसे दांत अगर ऐसे करेंगे तो जो व्हाइट कलर का जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है वो क्या होता है? इनेमल होता है। ठीक है, और यही वाला पार्ट किस में होता है? इसी को बोलता है क्रोन, क्योंकि ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो मैंने 3 पार्ट्स बताए थे, क्रोन, नेक, मिडल वाला और एक रूट, वो तो वो हैं जो इसके बाहर की तरफ से देखने से आ रहे हैं। अब ये वाला जो पार्ट मैंने बताया, इसके अंदर का स्ट्रक्चर है ना,
एक तो हो गया व्हाइट वाला पोर्शन जो हमें दिखाई दे रहा है, उसके अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं डेंटाइन। उसके बाद वाला जो पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं डेंटाइन। इसको बोला जाता है डेंटाइन। इसको बोला जाता है डेंटाइन। सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट होता है, पूरे दांत का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ये, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ टीथ। टीथ का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ये, ठीक है। सबसे बड़ा पार्ट होता है कौन सा वाला? डेंटाइन। ठीक, डेंटाइन ही क्या होता है? सबसे बड़ा वाला पार्ट होता है। ठीक, देखो डेंटाइन को हिंदी में बोलता है दंत वल्क। डेंटाइन को हिंदी में बोला जाता है दंत वल्क। ठीक है, इसके नीचे वाला जो पार्ट है, इसके नीचे वाला जो पार्ट है जो रेड एरो से मैंने बनाया हुआ है, ये होता है आपका पल्प। ये होता है आपका पल्प। इसके अंदर बहुत सारी नर्व्स होती हैं जो रेड कलर की, ब्लू कलर की इस तरीके से दिखाई देती हैं। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी नर्व्स होती हैं जो आपकी जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, ये क्या है? बहुत सारी नर्व्स हैं। कहाँ पर होती हैं ये? पल्प वाले हिस्से में होती हैं। कहाँ पर होती हैं? पल्प वाले हिस्से में होती हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? इसके अंदर बहुत सारी नर्व्स होती हैं। क्या होती हैं? नर्व्स होती हैं। ठीक है, तो ये क्या काम करता है? तो ये ब्लड सप्लाई का काम करता है दांतों में। ये क्या काम करता है? तो ब्लड सप्लाई का काम करता है। हमारे दांतों के अंदर भी ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है, तो ये किससे कनेक्टेड होती हैं? तो ये नर्व से कनेक्टेड होती हैं, इसीलिए ब्लड इसके अंदर सप्लाई हो रहा है। इसके बाद लास्ट वाला जो पार्ट है, इसको बोला जाता है पेरिडेंट। इसको बोला जाता है पेरिडेंट। ठीक है, और इसको सीमेंट भी बोला जाता है। इसको सीमेंट भी बोला जाता है। बिल्कुल, ये जो लास्ट वाला पार्ट होता है ना, ये इसको सीमेंट भी बोला जाता है और पेरिडेंट भी बोला जाता है। ठीक है, इसी को सीमेंट भी बोला जाता है, पेरिडेंट भी बोला जाता है। अब देखो, इनेमल हो गया, डेंटाइन हो गया, पल्प हो गया और सीमेंट और पेरिडेंट हो गया। ये चार पार्ट आपको ध्यान रखना है। इनेमल वाला पार्ट विजिबल होता है, डेंटाइन वाला लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, पूरे टीथ का सबसे बड़ा पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट है इसी को डेंटाइन बोला गया है। ठीक है, इसी को डेंटाइन बोला गया है। पल्प से नीचे वाला, इसके अंदर बहुत सारी नर्व्स होती हैं, ब्लड सेल से जो मतलब ब्लड नर्व से जो जुड़ी हुई होती हैं, और उसके नीचे होता है पेरिडेंट। ये बिल्कुल वो है जो धसा हुआ कॉर्नर वाला पार्ट है, बिल्कुल लोवेस्ट, जिसको सीमेंट भी बोला जाता है। अब देखो, हमारे दांतों में यहाँ पर थोड़ा सा खुरदरापन होता है, याद रखना, जहाँ पर हमारा खाना अटक जाता है। हमारे दांत एकदम चिकने नहीं होते हैं, पैने नहीं होते हैं, खुरदरे खुरदरे से होते हैं, है ना। हमारे जो दांत होते हैं एकदम कभी भी पैने नहीं होते हैं, शार्प चाकू की तरह थोड़ी होते हैं, है ना। थोड़े से चौड़े, चौड़े का मतलब है थोड़े से खुरदरे होते हैं। और हमारा जो खाना है ना, वो यहीं पर आकर अटक जाता है, फिर हम ब्रश करते हैं तो क्लीन हो जाता है। ठीक है, हाँ, हमारा खाना इन दांतों में इधर की तरफ क्या हो जाता है? अटक जाता है, रुक जाता है। और जब खाना रुक जाता है, ठीक से ब्रश नहीं करेंगे, हाइजीन नहीं रहे, हाइजीन का ध्यान नहीं रखेंगे, तो क्या होता है? यही खाना फिर क्या होता है? फिर देखो, यही वाला खाना ऐसे दिखाई दे रहा है इस वाले कलर में, हाँ, यही खाना क्या करता है? इस वाले पार्ट को, पहले इस वाले पार्ट को खराब करना शुरू करता है ना। फिर इस वाले पार्ट को खराब करते करते ये डेंटाइन तक आ जाता है। आपने देखा है ना। इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है कैविटी। इसी को बोला जाता है कैविटी। ठीक है, इसी को बोला जाता है कैविटी। इसी को बोला जाता है दांतों में कैविटी हो गई है ना, दांत अड़ गए हैं, दांतों में कैविटी हो गई है। उसके बाद फिर क्या ये कैविटी यहीं रुकती है? नहीं रुकती। ये धीरे 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 आपके दांत को, आपने देखा होगा, बीच में से खोखला कर देती है, बिल्कुल, है ना। बीच में से खोखला कर देती है ये पूरी कैविटी, क्या कर देती है? बीच में से पूरे। जब ये कैविटी डेंटाइन वाले पार्ट को खराब कर देती है, जब पूरा डेंटाइन वाला पार्ट डैमेज हो गया, है ना, जब ये पूरा डेंटाइन वाला पार्ट डैमेज हो गया, तो अब ये क्या बना? अब ये बना कैरोटिड। अब ये बना कैरोटिड कैविटी। पहले वो नॉर्मल कैविटी थी, ओरल कैविटी जिसको बोला जाता है ना। ऊपर के थोड़ा सा दांत में सफाई नहीं करी है, खाना अड़ गया, चॉकलेट वगैरह मीठा खा रहे हैं, वो अड़ गया, दांत खराब हो रहे हैं, दर्द हुआ, ठीक करा लिया। बल्कि दर्द इतनी आसानी से भी नहीं होता है। जब वो पूरा उसने दांत को खोखला करना शुरू कर दिया, डेंटाइन वाला पार्ट खराब कर दिया,
फिर दिक्कत आनी शुरू होगी, उसको बोला जाता है कैरोटिड कैविटी, उसको बोला जाता है कैरोटिड कैविटी। जैसे ही यहाँ पर ये कैविटी आनी शुरू हो गई, यानी कि नर्व्स से जुड़ना शुरू हो गया है ना, तो यहाँ पर फिर अब हमें क्या होता है भाई, नसों तक पहुंच गई कैविटी, तो फिर अब हमें बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, है ना, फिर हम डॉक्टर के पास भागेंगे फटाफट से। ठीक है, फिर हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं जब ज्यादा दिक्कत हो जाती है। और देखो ये हो गया, क्लियर है। फिर फिर डॉक्टर क्या करता है, उसको फिल कर देता है किसी चीज से, है ना, या फिर दांत निकाल के फिर नया दांत निकालता है, लगा देता है, जो भी है। प्रॉपर वो कैविटी इसी तरीके से होती है कि पहले ऊपर वाला खराब होता है, फिर जैसे ही डेंटाइन वाला पार्ट पूरा जो गड्ढा हो जाता है ना दांत के अंदर, खराब हो जाते हैं, खोखला हो जाता है दांत, दाढ़ खोखली हो जाती है, वो पूरा डेंटाइन वाला हिस्सा खत्म हो जाता है दांतों का। ठीक है, सारा देन पूरा खराब हो जाता है डेंटाइन वाला पार्ट। फिर जाकर जैसे ही नर्व्स तक दिक्कत होती है, हमारी पल्प सेल तक पहुंचती है ये कैविटी, तब हमारे दांतों में जोरदार दर्द होता है, तब हमसे बर्दाश्त नहीं होता, तब हम जाते हैं फटाफट से डॉक्टर के पास भगे हुए कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई। ठीक है, अब आपसे एक चीज पूछ सकता है एग्जाम में कि हमारे दांतों के अंदर नर्व्स सेल्स होती हैं कि नहीं होती हैं, है ना, हमारी दांतों के अंदर सेल्स होती हैं कि नहीं होती हैं। तो याद रखना, हमारी दांतों के अंदर कोई सेल्स नहीं होती है, तो इसको क्या बोला जाता है, कोशिका रहित नलिका। हमारे दांतों के अंदर कोई सेल नहीं होती, तो इसको क्या बोला जाता है, कोशिका रहित नलिका। नलिका को बोलते हैं वेसल्स, है ना, और कोशिका रहित यानी कि असेल्यूलर, असेल्यूलर वेस्क्यूलर, असेल्यूलर वेसल्स या फिर वेस्क्यूलर बोलते हैं इसको, वेसल्स नहीं वेस्क्यूलर लिख लो इसको, वेस्क्यूलर, असेल्यूलर वेस्क्यूलर। ठीक है, कोशिका रहित नलिकाएं हमारी, यानी कि कोई नस नहीं होती है, कोई कोशिका, कोई सेल नहीं होती है, नसें भी होती हैं तो पल्प वाले हिस्से में होती है, अंदर की तरफ जाकर। ठीक है, तो ये है आपका दांतों के बारे में। देखो इस तरीके से देखते हैं हम इसको, क्या है क्या नहीं। तीन पार्ट मैंने बताए थे, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये क्या है आपका क्रोन वाला हिस्सा, जहां से ये ऐसे हो गया ये है आपका नेक वाला हिस्सा, मिडल नेक वाला यानी कि मिडल वाला पार्ट। ठीक, और ये जो पूरा हमारा मसूड़ों के अंदर धसा हुआ होता है, ये होता है हमारा रूट पार्ट, ये है आपका रूट पार्ट, ये है वो हिस्सा जो हमारा बाहर से दिखाई दे रहा है ना। अब इसी टीथ को अगर हम अंदर से देखेंगे तो क्या होगा, तो देखो सबसे व्हाइट वाला पार्ट जो है, व्हाइट वाला पार्ट है आपका इनेमल, व्हाइट वाला पार्ट क्या है आपका, इनेमल। इनेमल के नीचे वाला जो पार्ट है वो है आपका डेंटिन या डेंटाइन, वो है आपका डेंटाइन। अंदर वाला हिस्सा है वो है आपका पल्प कैविटी, अंदर वाला हिस्सा जहां पर बहुत सारी नसें हैं उसको बोला जाता है पल्प कैविटी। ये जो पिंक कलर में दिखाई दे रहे हैं ये हैं आपके गम्स यानी कि मसूड़े, ये हैं आपके मसूड़े। ठीक, इसके बाद बाहर की तरफ मसूड़े के साथ ही बाहर की तरफ देखोगे तो यहाँ पर बोन्स होती हैं, नीचे वाला जो हिस्सा होता है ये होता है आपका सीमेंट, और यहाँ से जुड़ी हुई है सीमेंट वाला हिस्सा ही आकर नीचे जाकर किससे जुड़ जाता है, नर्व से और ब्लड वेसल से जुड़ा होता है। ठीक है, कहाँ से जुड़ा होता है, नर्व्स और ब्लड वेसल से जुड़ा हुआ होता है। क्लियर है, यही चीज हमने पढ़ी है, यही चीज आपको मैंने यहाँ पर शो करके बता दी, यहाँ आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। पर जो डायग्राम हम लोग हाथ से बनाकर समझते हैं ना, जो डायग्राम हम लोग हाथ से बनाकर समझते हैं, एक्चुअली चीजें जब आप लोग भी अपने नोट्स में ड्रॉ करके चीजें करोगे ना, तो वो चीज आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, अकॉर्डिंग टू कि अगर आप बना बनाया देखोगे उससे फार बेटर है कि आप खुद से ड्रॉ करो चीज को और उसके बाद आप लोग समझो। ठीक है, क्लियर है, चलिए अब हम चलते हैं, ये हो गया हमारा दांतों के बारे में। ठीक, अब ये हो गया हमारा दांतों के बारे में। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा माउथ के बारे में। माउथ में हमने दो चीजें क्लियर करी हैं, क्या, एक तो टंग और एक टीथ, एक तो टंग और एक टीथ। टंग और टीथ में ये वाला हिस्सा हमारा क्लियर हो गया, ये माउथ भी हो गया, ये सलाइवा भी हो गया। अब बात आती है आपकी एसोफेगस, एसोफेगस या ईसोफेगस क्या होता है, तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे, है ना।
ईसोफेगस और एसोफेगस क्या होता है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए। अब हम बात करते हैं अपने थोड़े से फूड पाइप के बारे में। ठीक, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा फूड पाइप के बारे में। देखिए, अब हम बात करते हैं फूड पाइप के बारे में। बात करते हैं फूड पाइप के बारे में। क्या होता है फूड पाइप? ये होता है हमारा फूड पाइप। ये है हमारा स्टमक। हमें स्टमक के बारे में अभी कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन स्टमक से जुड़ा हुआ जो ये वाला हिस्सा होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यही है हमारा फूड पाइप। यही क्या है हमारा फूड पाइप। और इस फूड पाइप को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? एसोफेगस। इसी को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? तो इसी को साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है एसोफेगस या एसोफेगस। एसोफेगस या ऑयसोफेगस। एसोफेगस या ऑयसोफेगस। एसोफेगस या फिर ऑयसोफेगस फूड पाइप को बुलाता है। इसकी लेंथ कितनी होती है? तो इसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ होती है अप्रोक्स 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होती है भाई? 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? क्या काम करता है? तो ये कुछ नहीं करता है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करता है। क्या काम करता है? ये हमारे फूड को, ये हमारे फूड को कहाँ पहुंचाने का काम करता है? स्टमक में पहुंचाने का काम करता है। कहाँ पहुंचाने का काम करता है? स्टमक में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, फूड को कहाँ पहुंचा दिया? माउथ से, माउथ से कहाँ पहुंचा दिया? स्टमक में पहुंचा दिया। बस ये यही काम करता है। क्या ये इतना ही सिंपल काम करता है? क्या ये इतना ही सिंपल काम करता है? तो जी नहीं। जिस प्रोसेस के थ्रू ये, जिस प्रोसेस के थ्रू ये खाने को स्टमक तक पहुंचाता है, हम लोग ने जो भी खाया, हम लोगों ने जो भी खाया वो टुकड़ा ये रहा है ना। ये टुकड़ा पहले यहाँ पर आएगा, फिर ये टुकड़ा यहाँ पर आएगा, फिर ये टुकड़ा यहाँ पर आएगा, फिर ये जाकर यहाँ पर खाना जो है पूरा हमारे स्टमक के अंदर बैठ जाएगा, है ना। यही हुआ कि नहीं हुआ? ये टुकड़ा हमने खाया, ये नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, स्टमक में चला गया। बस यही काम है जो हमारे खाने को आ, हमारे स्टमक में पहुंचाने का काम कौन करता है? तो फूड पाइप करता है, एसोफेगस करता है। इस प्रोसेस के थ्रू बस ये खाना हमारा नीचे जा रहा है। देखो, आपने देखा होगा एक पतला सा पाइप होगा, अगर उसके अंदर कुछ अटक जाता है तो हम ऐसे दबाते हैं तो वो आगे खिसक जाएगा, फिर दबाते हैं तो आगे वाला पाइप थोड़ा सा खुलेगा और वो कागज या जो भी है उसके अंदर कुछ अटक गया, जैसे कंचा कुछ अटक गया, तो ऐसे पीछे से दबाएंगे तो आगे आगे की तरफ निकलता चला जाएगा। यही प्रोसेस हमारा फूड में होता है। देखो यहाँ पे हमारा क्या है? फूड है। यहाँ पे क्या है? फूड है। अब जब ये फूड यहाँ पर आया तो ये वाली जो मसल्स है ना, ये क्या करती हैं? ऐसे ऊपर ऐसे दबाती हैं। दबाएंगे तो ये खाना हमारा नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। जैसे नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, ये नीचे की मसल्स थोड़ी सी खुलेंगी तो खाना नीचे को आ जाएगा। फिर जैसे ही खाना यहाँ पर आया, यहाँ की मसल्स फिर से अंदर की तरफ होने लगेंगी। यहाँ की मसल्स क्या हो जाएंगी? अंदर की तरफ होने बिचनी शुरू हो जाएंगी। बिचेंगी तो खाना नीचे की तरफ आ जाएगा। नीचे की तरफ आएगा तो फिर ये नीचे वाला ऐसे थोड़ा सा अप हो जाएंगी, तो ये खुलेगा। खाना फिर नीचे आ गया, यहाँ से फिर से ये जो मसल्स हैं ऐसे दबनी शुरू हो जाएंगी। ये मसल्स हैं दबनी शुरू हो जाएंगी, खाना फिर थोड़ा सा नीचे को आ जाएगा, है ना। तो फिर इस तरीके से खाना हमारे स्टमक में पहुंच जाता है। अब ये जो मैंने प्रोसेस बताया है कि मसल्स ऐसे बिछती हैं तो खाना नीचे हो जाता है, बिछने का मतलब ऐसे सुकड़ भी नहीं बोल सकते। मसल्स ऐसे होती हैं, खाना नीचे को आ जाएगा, खिसकेगा, फिर से जब नीचे हो गई फिर वो खिसकता चला जाएगा। खाना जब नीचे की तरफ जा रहा है तो वो मसल्स नीचे की तरफ से ओपन होती चली, ओपन का मतलब है थोड़ा सा खुलती हैं, जो हमारा फूड पाइप है, तो खाना नीचे चला आता है। ऊपर खाने से ऊपर जो निवाला है, निवाले से ऊपर वाली जो मसल्स हैं वो थोड़ी ऐसे बंद होनी शुरू होती है, तो खाना नीचे अपना आप खिसकना शुरू हो जाता है ना।
इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ये प्रोसेस आपका एग्जाम में पूछा गया है। इस प्रोसेस को बोला जाता है पेरिस्टाल्सिस। इस प्रोसेस को बोला जाता है पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस, इस प्रोसेस को ही बोला जाता है पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस, क्रमांकुंचन, क्रमांकुंचन, हिंदी में इसको बुलाता है क्रमांकुंचन, ठीक है। और इंग्लिश में इसको बुलाता है पेरिस्टाल्सिस, इंग्लिश में इसको बुलाता है पेरिस्टाल्सिस। क्लियर है? आपको बस इतना ही याद रखना है एसोफेगस में इतना ही याद रखना है एसोफेगस में। इसके अलावा, इसके अलावा और क्या याद रखना है? देखो, ये है आपका फूड पाइप, इसी के साथ आपका जुड़ा हुआ होता है ऐसे ऐसे करके, ये जो है आपका, ये है आपका विंड पाइप, ये है आपका विंड पाइप, जो ऐसे 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 करके बनाए, ये है आपका विंड पाइप, ठीक है। अब विंड पाइप और ये ऊपर से एक्चुअली कनेक्टेड होते हैं, ऊपर से क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। हमारा जो माउथ कैविटी है ना, वो इस तरीके से होता है कि विंड पाइप वगैरह सब जुड़े हुए होते हैं। और यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा होता है ना, जहाँ पे ये विंड पाइप, मतलब हमारे नाक का हिस्सा, हमारा ओरल कैविटी, हमारी जो माउथ कैविटी है, वो हमारी जो नोजल कैविटी है ना, यहीं पर ही ऊपर की तरफ नोजल कैविटी होती है और माउथ, ये पूरा, इसी को बोला जाता है फेरिंग्स, इसी को बोला जाता है फेरिंग्स, ठीक है। यहाँ पर आपका, यहाँ पर क्या होता है? अब सोचने वाली बात क्या है? देखो, सोचने वाली एक बात ये है कि यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, ये तो कॉमन है, खाना आया, खाना फूड पाइप में क्यों गया? खाना विंड पाइप में क्यों नहीं चला गया, जिससे हम सांस लेते हैं? पाइप तो दो हैं, है ना। खाना फूड पाइप में ही क्यों जा रहा है, विंड पाइप में क्यों नहीं जा रहा है? तो याद रखना, यहाँ पर एक इस तरीके से ढक्कन की तरह होता है, वो ओपन होता है। जैसे ही खाना आता है ना, तो ये ढक्कन नीचे की तरफ विंड पाइप के ऊपर आ जाता है, तो विंड पाइप कवर हो जाता है और खाना कहाँ चला जाता है जाके? खाना हमारा चला जाता है फूड पाइप के अंदर। खाना कहाँ चला जाता है हमारा? फूड पाइप के अंदर। तो ये वाला जो ढक्कन है, इसी को बोला जाता है एपिग्लोटिस, इसी को बोला जाता है एपिग्लोटिस, इस ढक्कन को बोला जाता है एपिग्लोटिस। ये क्या काम करता है? तो एपिग्लोटिस क्या काम करता है? ये करता है प्रिवेंट फूड, फूड को प्रिवेंट करने का काम करता है। कहाँ से? फ्रॉम, कहीं ना कहीं से तो प्रिवेंट करेगा, है ना। कहाँ से करेगा? फ्रॉम एंटरिंग द विंड, विंड पाइप, फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप, विंड पाइप में एंट्री करने से रोकता है। विंड पाइप को ही बोला जाता है ट्रैकिया, विंड पाइप को ही क्या बोला जाता है? ट्रैकिया बोला जाता है। तो ये क्या करता है? ये करता है खाने को श्वास नली में, खाने को श्वास नली में जाने से रोकता है। खाने को श्वास नली में जाने से क्या करता है? रोकता है। कौन रोकता है? एपिग्लोटिस। कौन रोकता है जी? एपिग्लोटिस रोकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक चीज पढ़ी, ये जो फूड होता है हमारे माउथ के अंदर, जो फूड होता है, कौन सा वाला फूड? जिसको हमने चबा लिया, सलाइवा में मिला लिया, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो स्टार्च होता है ना, वो किस में चेंज हो जाता है? माल्टोज में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? माल्टोज में। यानी कि हमारे मुंह के अंदर वो खाना नहीं है जो हमने खाया है, मतलब उस फॉर्म में नहीं है। खाना तो वही है जो हमने खाया, लेकिन वैसा थोड़ी है जैसा हमने खाया था। अब तो वो बिल्कुल चबा लिया है, बिल्कुल, है ना, एक लिक्विड सा बन गया है ना। तो याद रखना, इस लिक्विड से खाने को, ये जो स्टार्च प्लस माल्टोज होता है, इसके अंदर क्या होता है? इस खाने को बोला जाता है बोलस। इस खाने को क्या बोला जाता है? बोलस। इस खाने को बोला जाता है बोलस, ठीक है। इस खाने को बुलाता है बोलस। जो हमने टुकड़ा खाया, चबाया, सलाइवा में मिला, और जिस खाने को, जिस निवाले को हम सटक रहे हैं, अपने गले से नीचे उतार रहे हैं, है ना, उसको क्या बोला जाता है? उस खाने को बोला जाता है बोलस, उसको बुलाता है बोलस। तो हमारे जो फूड पाइप से होता है, जो हमारे स्टमक में आया है, उसको क्या बोला जाता है? बोलस खाना बोला जाता है।
उसको क्या बोला जाता है? बोलस बोला जाता है। इस बोलस में क्या क्या होता है ना? अब आपसे पूछा जाएगा इस बोलस में कैसा खाना होता है, या नीचे लिख देते हैं अलग से कि इस बोलस में कैसा खाना होता है। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, इस बोलस में कैसा खाना होता है। तो इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का पार्शियल डाइजेशन होता है। पार्शियल डाइजेशन, पार्शियल डाइजेशन का मतलब है थोड़ा सा डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट्स का पूरा डाइजेशन नहीं हुआ, पार्शियल, कुछ ही हिस्सा। कौन सा हिस्सा? जो स्टार्च के फॉर्म में जो हमने खाया उसको बस माल्टोस, पॉलीसैकेराइड से डाइसैकेराइड में बदल दिया कार्बोहाइड्रेट्स को। कहां पर? इसीलिए इसको बोला गया पार्शियल डाइजेशन। प्लस प्लस साथ में और क्या होता है? अनडाइजेस्टेड प्रोटीन्स एंड फैट, प्रोटीन एंड फैट। अभी तक प्रोटीन और फैट दोनों में से किसी का कुछ नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुआ है? कार्बोहाइड्रेट्स का पार्शियल डाइजेशन हुआ है, और साथ में अनडाइजेस्टेड यानी कि जो अभी डाइजेस्ट नहीं हुए हैं, है ना, वो प्रोटीन और फैट बचे हैं अभी। तो ये वाला जो खाना होता है इसको बोलाता है बोलस। इस माउथ से हमारा स्टमक में पहुंचता है। क्लियर है? ये माउथ से हमारा कहाँ पहुंचता है? तो स्टमक में पहुंचता है। ओके, कहाँ पहुंचता है? हमारा माउथ से स्टमक में पहुंचता है। अब स्टमक में आ गया, अब खाना कहाँ आ गया? हमारे स्टमक में आ गया। अब खाना कहाँ आ गया? हमारा स्टमक में आ गया है, यानी कि इसको बोला जाता है आमाशय। इसको बोला जाता है आमाशय। अब इस स्टमक में हमें थोड़े से कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। अभी तक जो हमने खाना है वो हमारा आमाशय तक नहीं पहुंचा था, अब खाना आमाशय में पहुंचा है, यानी कि मेन काम तो अब शुरू होगा, है ना? मेन काम तो हमारा अब शुरू होगा। अब देखो इस स्टमक में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो इसकी शेप कैसी होती है, तो याद रखना ये जे शेप का होता है। किस शेप का होता है? तो ये जे शेप का होता है। कैसा होता है जी? है ना, इस तरीके से होता है। जे शेप का कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ से ऐसा जुड़ा हुआ नहीं होता, इस तरीके से क्या होता है? ये होता है हमारा आमाशय। ठीक, तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जे शेप का कौन सा वाला ऑर्गन होता है, तो याद रखना आमाशय होता है। दिखाई दे रहा है ना, ऐसे करके ये ऐसे वाली जो जे बन रहा है ना, ये होता है जे शेप। ठीक, कैसा ऑर्गन है? तो जी मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? मस्कुलर ऑर्गन है, मांसपेशियों का, है ना, मांसपेशी है। मस्कुलर ऑर्गन है, मांसपेशीय ऑर्गन है। मांस का बना हड्डी नहीं होती है हमारे स्टमक में, पेट में। ठीक है, जिस जगह पर ये होता है उसको क्या बोला जाता है? कौन सी मसल्स का बना हुआ होता है, या किस जगह पर ये होता है? तो उसको बोला जाता है रेक्टस एब्डोमिनल। रेक्टस, रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स, रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स, या एब्डोमिनियस करके लिख लो आप, एब्डोमिनियस। एब्डोमिनल या एब्डोमिनियस। एब्डोमिनल वो होता है वो पेट वाला जो हिस्सा होता है ना? हमारे जो लंग्स होते हैं ये चेस्ट कैविटी वाले हिस्से में आते हैं। हमारा जो स्टमक है ये एब्डोमिनल कैविटी में आता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आता है। ठीक है, हाँ, ठीक। रेक्टस, रेक्टस को रेक्टस ही बोला जाता है। रेक्टस, एब्डोमिनल को उदर बोला जाता है, और मसल को मांसपेशी। रेक्टस उदर मांसपेशीय अंग है, मांसपेशीय उस वाली मसल्स का बना होता है, रेक्टस उधर का बना होता है। ठीक है, अब इसमें चार पार्ट, तीन पार्ट होते हैं इसके। अब इसके तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं भाई? अब इसके तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं? देखो, मैंने आपको फेरिंग्स का बताया था। देखो, मैंने ये वाला डायग्राम से आपको नहीं बताया,
इसी इसी प्रोसेस को बोला जाता है पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस, इसी को बोला जाता है पेरिस्टालसिस। देख रहे हो खाना कैसे मसल्स ऊपर से बंद हुई, खाना नीचे आया, ओपन हुआ और नीचे तक आ गया, यहाँ पर आया फिर यहाँ पर आ गया, है ना। इसी को बोला जाता है पेरिस्टालसिस, इसी प्रोसेस को बोला जाता है पेरिस्टालसिस। अब देखो फेरिंग्स और लैरिंग्स, क्या, जहां पर नोजल और ओरल दोनों की चीजें मिलती हैं जहां पर, उसको बोला जाता है फेरिंग्स। और लैरिंग्स के अंदर हमारी वोकल कॉर्ड्स होती है, हमारी वॉइस वाली चीज जो होती है, जो यहाँ पर हिस्सा होता है, उसको बोला जाता है लैरिंग्स। ठीक है। एक चीज और, यहाँ देखो खाना हमने मुंह में डाला, खाना हमने मुंह में डाला, मुंह से खाना होते हुए कहाँ पर गया, मुंह से खाना होते हुए हमारा, यहाँ पर देख रहे हो आप, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। खाना जो है वो यहाँ पर आया है, यहाँ की जगह। क्यों, ये देख रहे हो ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है आपका एपिग्लोटिस। ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है आपका एपिग्लोटिस है। जैसे ही हम कुछ निवाला सटकते हैं ना, तो ये नीचे की तरफ आ जाता है और ये ऐसे ऐसे बंद हो जाता है। इसी को बोला जाता है एपिग्लोटिस। इसी को क्या बोला जाता है, एपिग्लोटिस बोला जाता है। क्लियर है, इसी को बोला जाता है एपिग्लोटिस। अब हम बात करते हैं स्टमक की। स्टमक होता कहाँ है, तो ये आपने देखा होगा, ये वाला जो हिस्सा है डार्क कलर का, ये है हमारा स्टमक। ये क्या है हमारा स्टमक। एसोफेगस से खाना आया, कहाँ पर आया, इस वाले हिस्से के अंदर आ गया, इस वाले हिस्से के अंदर आया। इसी वाले हिस्से को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है ये वाला पार्ट, ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको, ठीक है। एक होता है ये वाला पार्ट, इससे नीचे वाला पार्ट पूरा। एक होता है इससे नीचे वाला पार्ट, ठीक है। और एक होता है आपका ये वाला पार्ट, जहाँ से इस बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है ये वाला पार्ट। एक ये ग्रीन वाला 2 और एक ये वाला पार्ट, ठीक है। तो कौन सा पार्ट किसको क्या बोला जाता है ये ध्यान रखना। पार्ट्स के नाम से आपसे पूछ लिया जाएगा कि पार्ट का नाम दे दिया और बोला जाएगा कि बताओ ये वाला पार्ट किसका होता है। तो ये होता है कार्डिया, ये होता है एक तरीके से कार्डिया वाला हिस्सा। कार्डिया, अब आप सोचोगे जी ये कार्डिया इससे रिलेटेड है कि कार्डिया कार्डियो है ना, वो कार्डियो होता है जो हार्ट से रिलेटेड होता है। कार्डिया वाला हिस्सा वो होता है जहाँ पे खाना लास्ट आकर, जहाँ पर खाना लास्ट आकर हमारे किस में कनेक्ट हो जाता है, तो हमारे स्टमक में आकर खत्म, खत्म नहीं मतलब स्टमक में आके मिल जाता है। उसके बाद जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है उसको बोला जाता है फंडस, उसको बोला जाता है फंडस। इस वाले हिस्से को बोला जाता है फंडस। और ये जो पिंक से कलर का है नीचे का सारा पार्ट है, इसको बोला जाता है पायलोरिक। इसी को बोला जाता है पायलोरिक, इसी को बोला जाता है बेटा पायलोरिक। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं तीनों पार्ट के क्या क्या करते हैं। पहला है हमारा कार्डिया, पहला है हमारा कार्डिया वाला पार्ट। कार्डिया वाला पार्ट किससे कनेक्ट होता है, तो ये कनेक्टेड विद एसोफेगस, कनेक्टेड विद एसोफेगस, ठीक। उसके बाद दूसरा वाला पार्ट कौन सा है हमारा, फंडस। दूसरा वाला पार्ट है हमारा फंडस का, ठीक है। दूसरा वाला पार्ट क्या है हमारा, फंडस का। फंडस को हिंदी में फंडस ही, इसी ही टर्म में एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाएंगे, याद रखना। जिस टर्म में आपको समझाया जा रहा है ना उसी टर्म में ये पूछा जाता है। फंडस कौन सा वाला पार्ट है, मिड वाला पार्ट है। कौन सा वाला पार्ट है, ये मिडल पार्ट है, ठीक है। लास्ट है आपका, इसको थोड़ा छोटा करके लिख देती हूँ क्योंकि हमें मेन चाहिए, जो मेन काम करने वाला है। ये है आपका मिडल पार्ट, ये है आपका मिडल पार्ट, ठीक है। अब जो लास्ट पार्ट आपका बचा है, लास्ट वाला जिसको बोला जाता है पायलोरिक, इसको बोला जाता है क्या, पायलोरिक, पायलोरिक, इसको बोला जाता है पायलोरिक। इसके मेन काम है, याद रखना इसका मेन काम है। अब इसका मेन काम क्या है, ये किससे पहले, तो सबसे पहले किससे कनेक्ट होता है, तो ये होता है कनेक्टेड
टू डेड्यूनम या ड्यूडेनम। ये जो ड्यूडेनम मैंने लिखा है ना, ये किसका पार्ट है? ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। पाइलोरिक को आप इस तरीके से देखो, इतना बड़ा हिस्सा पाइलोरिक का नहीं होगा, आप इसको इस तरीके से देखो। ये है, ये वाला जो हिस्सा है ना आपका, ये वाला, ये है आपका पाइलोरिक वाला हिस्सा, ये है आपका पाइलोरिक वाला हिस्सा। ये जो फंडस है ना, ये पूरा पार्ट आपका फंडस का है, ये पूरा पार्ट आपका फंडस का है। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नहीं पूछेगा वो कि कौन सा पार्ट स्मॉलेस्ट होता है कौन सा लार्जेस्ट, बस ये पूछेगा स्टमक का कौन सा वाला पार्ट है जो आपका ड्यूडेनम से कनेक्टेड होता है। तो याद रखना पाइलोरिक। कौन सा वाला पार्ट है जो एसोफेगस से कनेक्टेड होता है? कार्डिया। ठीक है। मिड पार्ट कौन सा होता है? फंगस। मिड पार्ट कौन सा होता है? फंगस। अब मैंने लास्ट पार्ट मैंने आपको बताया था पाइलोरिक, है ना? पाइलोरिक, पाइलोरिक के बारे में अब हमें पढ़ना है कि पाइलोरिक क्या करता है। पाइलोरिक ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड नहीं है, पाइलोरिक क्या करता है? तो याद रखिएगा, पाइलोरिक बहुत सारे काम करता है। इसके अंदर होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसको बोला जाता है जठर ग्रंथि, जिसको बोला जाता है जठर ग्रंथि। ये क्या करती है? तो ये गैस्ट्रिक जूस बनाती है। ये क्या बनाती है? जठर रस बनाती है। ये क्या करती है? जठर रस बनाती है। ठीक है। पाइलोरिक वाले हिस्से के अंदर क्या होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जठर ग्रंथि होती है, और ये क्या करती है? गैस्ट्रिक जूस बनाती है, जठर रस बनाती है। ठीक है। अब जठर रस जो बनता है, इसके अंदर क्या क्या होता है? तो ये हमें याद रखना है। इसके अंदर होते हैं पेप्सिन। इसके अंदर क्या होते हैं? पेप्सिन होते हैं, रेनिन होते हैं, म्यूकस होता है ना? और ये क्या करती है? HCl भी बनाती है। ये क्या करती है? HCl भी बनाती है। ठीक, HCl भी बनाती है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये जो HCl बनाती है, ये जो HCl बन रहा है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड की कौन सी वाली सेल बनाती है? तो ये याद रखना है, ऑक्जिनाइटिक, ऑक्जिन ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेनाइटिक नहीं, ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक, ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक कोशिका। ऑक्जेंटिक को ऑक्जेंटिक ही बोला जाता है। ऑक्जेंटिक सेल जो है वो क्या बनाती हैं? आपका HCl बनाती हैं। ठीक है। बाकी की जो सेल हैं, पेप्सिन बनाती हैं, एक रेनिन बनाती है, और म्यूकस बनाती हैं। ठीक है। और क्या बनाती हैं? म्यूकस बनाती हैं। क्लियर है? अब यही क्या करती हैं? आपका बचा हुआ डाइजेशन का पार्ट करती है। अभी हमारा डाइजेशन हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ हमारे डाइजेशन में भाई, हमारे डाइजेशन में भी कुछ हुआ ही नहीं है ना? अब तो डाइजेशन शुरू हुआ है एक तरीके से। अब देखो, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक जूस बनाया, गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होता है? HCl आता है, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, और म्यूकस होता है। ठीक है। अब ये क्या क्या काम करते हैं, हमें इनके बारे में जानना है। ये क्या क्या काम करते हैं, अब हमें इनके बारे में जाता है। देखो, सबसे पहले तो HCl के बारे में पढ़ना है। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एक अम्ल होता है। इसकी जो पीएच वैल्यू होती है, इसकी जो पीएच वैल्यू स्टमक, वैसे तो इसकी रियल पीएच वैल्यू 0 होती है, लेकिन स्टमक में जो होती है वो 1 से लेके 2 के बीच में होती है। हमारे स्टमक में जो HCl पाया जाता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जो नॉर्मली HCl होता है वो 0 पीएच वैल्यू का होता है, लेकिन हमारे जो स्टमक में होता है उसकी पीएच वैल्यू 1 से 2 होती है। अब देखो, 1 से 2 पीएच वैल्यू तो बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा, बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा कि नहीं होगा? तो हमारे पूरे लीवर में एसिड होगा, तो ये एसिड इतना हार्ड होता है, तो ये तो हमारे लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है, हाँ या ना?
तो हमारे लीवर में ना यहाँ पर एक लेयर होती है, हमारे लीवर में एक लेयर होती है, ये जो सेल्स होती है ना इसी में होती हैं, ये HCl भी बनाती हैं, ये गैस्ट्रिक जूस भी बनाती हैं, है ना। ये जो लेयर होती है ना यही होती है हमारी म्यूकस लेयर, इसी को बोला जाता है म्यूकस लेयर, ठीक है, इसी को बोला जाता है म्यूकस लेयर, ठीक, इसी को क्या बोला जाता है, म्यूकस लेयर बोला जाता है। अब क्या करता है देखो, HCl करता क्या है, तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये क्या करता है, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, HCl के बारे में चल रहा है ना, यहीं पर लिख लेते हैं। HCl करता क्या है, तो एक तो जो देखो मैंने बताया था आपको, हम लोग खाने के साथ साथ कुछ बैक्टीरियाज वगैरह भी अपने साथ खा लेते हैं, लाइबोसोम्स आते हैं हमारे मुंह के अंदर, लाइसोसोम जो होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, उन बैक्टीरिया को मार देते हैं। कुछ ऐसे ढीठ बैक्टीरिया होते हैं हमारे पेट तक पहुंच जाते हैं, मरते नहीं है, है ना। तो वो यहाँ HCl के अंदर सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि भाई इतना तगड़ा एसिड है, तो वहां पर कोई भी माइक्रो बैक्टीरिया जो हैं वो सरवाइव नहीं कर सकते, तो वो यहाँ पर मर जाते हैं, यहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है, किसके अंदर, HCl के अंदर। तो ये क्या करते हैं, इसमें लिख सकते हैं टू किल माइक्रोबैक्टीरियाज, टू किल माइक्रोबैक्टीरियाज, टू किल माइक्रोबैक्टीरिया, जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, खाने से हमारे अंदर चले जाते हैं, उनको मारने का काम करता है HCl। उसके अलावा और क्या काम करता है, तो HCl हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स होते हैं उनको एक्टिव करने का काम करता है। HCl क्या करता है, बॉडी के अंदर कुछ वो होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उनको एक्टिव कर, प्रोटीन्स क्या बोल सकते हैं उनको, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कराने वाले जो एंजाइम्स होते हैं, जो मैंने अभी सामने लिखा हुआ है पेप्सिन और रेनिन, है ना, ये नॉन एक्टिव फॉर्म में होते हैं, इनको एक्टिव कर देते हैं। ये क्या करता है, एक्टिव करता है, ये काम करता है एक्टिव करने का। किसको एक्टिव कर देता है ये, तो एंजाइम्स को, किसको एक्टिव कर देता है, ये एंजाइम्स को एक्टिव कर देता है। कौन से एंजाइम्स को एक्टिव कर देता है, तो दो एंजाइम्स जिनकी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे, पहला है पेप्सिन, पहला है पेप्सिन, ठीक, और दूसरा है रेनिन, दूसरा है रेनिन, पेप्सिन और रेनिन। ये क्या करता है देखो, HCl क्या करता है, हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर HCl के बारे में ना, ये क्या करता है, पेप्सिन, थोड़ा इधर की तरफ लिख, पेप्सिन और रेनिन, इन दोनों को एक्टिव करने का काम करता है, पेप्सिन को और रेनिन को एक्टिव करने का काम करता है। तो अब आप याद रखना, जब ये नॉन एक्टिव होते हैं तो ये कौन सी फॉर्म में होते हैं, प्रो, जब ये नॉन एक्टिव फॉर्म में होते हैं ना, तो ये कौन से क्या नाम होता है इसका, होता है पेप्सिनोजन। प्रो रेनिन तो ये होता है पेप्सिनोजन, और ये होता है प्रो रेनिन, ये होता है प्रो रेनिन, ठीक। ये कौन सी है, ये है इनकी नॉन एक्टिव फॉर्म, ये है इनकी नॉन एक्टिव फॉर्म। HCl ने अपना काम किया, HCl ने क्या किया, नॉन एक्टिव फॉर्म में पड़े हुए थे, HCl ने इनको एक्टिव कर दिया, HCl ने क्या कर दिया, इनको एक्टिव कर दिया, किस फॉर्म में आ गई, ये पेप्सिन और रेनिन फॉर्म में आ गए एक्टिव होने के बाद, ठीक है, ये इनकी एक्टिव फॉर्म है। अब ये करेंगे क्या, अब ये करते क्या हैं, तो पेप्सिन जो है प्रोटीन, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन कराता है, क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करा देता है, प्रोटीन का डाइजेशन कराता है। और ये रेनिन जो है ये मिल्क का डाइजेशन करा देता है, ये मिल्क का डाइजेशन करा देता है, ये मिल्क का डाइजेशन करा देता है, ठीक। प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, देखो ये क्या है, ये दोनों हैं आपके एंजाइम्स, ये हैं आपके एंजाइम्स, ठीक, ये क्या है आपके एंजाइम्स। जूस किसने बनाया था, गैस्ट्रिक ग्लैंड ने बनाया था गैस्ट्रिक जूस, है ना। HCl ने इन दोनों को, ये हमारे पेट में इस फॉर्म में थे, हमारे स्टमक के अंदर पेप्सिनोजन प्रोरेनिन के फॉर्म में थे। HCl ने अपना काम किया, इनको एक्टिव किया, एक्टिव करते इनका नाम चेंज हो गया, पेप्सिन रेनिन हो गया।
एंजाइम्स हैं, इन एंजाइम्स ने प्रोटीन का डाइजेशन किया और मिल्क का डाइजेशन किया। अब प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो किस फॉर्म में कर दिया, पेप्टाइड्स। प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो किस फॉर्म में कर दिया, पेप्टाइड्स की फॉर्म में कर दिया, या फिर पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स भी बोलते हैं इसको, पेप्टोन्स के नाम से भी आ सकता है, पेप्टाइड्स या फिर पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स या फिर पेप्टोन्स के फॉर्म में कर देते हैं। और मिल्क का डाइजेशन किस में कर देते हैं, केसिन प्रोटीन में, मिल्क का केसिन प्रोटीन में, मिल्क का डाइजेशन केसिन प्रोटीन में कर देते हैं। ठीक है, यहाँ आपको ध्यान रखना है फैट के बारे में अभी तक हमने जिक्र नहीं किया है। और ये सारा काम कहाँ पर चल रहा है, ये सारा काम चल रहा है हमारा स्टमक में। ये सारा काम कहाँ चल रहा है भाई हमारा, ये सारा काम चल रहा है हमारा स्टमक में। स्टमक ने क्या किया, HCl, हमारे स्टमक में क्या होता है, HCl होता है, जो क्या करता है, पेप्सिन रेनिन नाम के दो एंजाइम्स होते हैं जो नॉन एक्टिव फॉर्म में होते हैं, उनको एक्टिव कर देता है, जिससे ये दोनों क्या करते हैं, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है, याद रखना। अब ये जो प्रोटीन है ना, इसका कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ, इसका पार्शियल डाइजेशन हुआ है, अभी भी इसका कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है, पार्शियल डाइजेशन हुआ है, यानी कि आधा डाइजेशन, कुछ पार्ट हुआ है। प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ, सिर्फ पेप्टाइड्स में बदल दिया, जो प्रोटीन से उनको तोड़ के छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अभी तो ये अमीनो एसिड, प्रोटीन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मैंने बताई थी ना अमीनो एसिड, उसमें बनना बाकी है। ठीक है, मिल्क का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है केसिन प्रोटीन के अंदर। ठीक है, केसिन प्रोटीन डायरेक्ट हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या फिर इसका भी अगर डाइजेशन होगा तो बाकी के पार्ट में होगा। वैसे इसका जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो केसिन के अंदर हो जाता है। मिल्क का कंप्लीट डाइजेशन होता है, लेकिन प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन हुआ है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है। कंप्लीट डाइजेशन के लिए आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा, तो इसका कंप्लीट डाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।